अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनी स्क्रीन के सामने मौजूद हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। सुबह के इस आगाज़ में सुबह तो हो ही जाती है, हम रोज़ाना यही कहते हैं और जल्दी ही उठ जाना हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी होता है और बाइस रहमत भी होता है। सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फिर तैयारी करें। किसी ने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, किसी ने ऑफिस की तरफ रुख करना होता है और किसी ने सुबह के कारोबार की तरफ भी रुख करना होता है। और फिर उसके बाद सड़कों पे आने के बाद कुछ ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि बजाय इसके लास्ट मोमेंट पे हम निकलें, हम वक्त से पहले ही निकल जाएँ तो बेहतर ही होता है कि आप टाइम पे पहुँच सकते हैं। कहीं भी पहुँचना हो सकता है आपकी मीटिंग का मामला हो या स्कूल पहुँचाना बच्चे का मामला हो या यूनिवर्सिटी का। तो ये सारे मामला तमाम यूथ के लिए भी है, तमाम हम हज़रात के लिए है जो आम ज़िंदगी में हम समझते हैं, जो हम जल्दबाजी के शिकार कि हम बस 5 मिनट का रास्ता है तो बस अभी निकल जाएंगे। तो वो अभी निकलने में हो सकता है कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। इससे बेहतर ये होता है कि बड़े बूढ़ों ने इसका खूब कहा है कि वक्त से पहले सुकून से चलो और ठंडा करके खाया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। जनाब अली सुबह के आगाज़ में और आज की वो तमाम ख़बरें डिस्कस हम करेंगे कि क्या हुआ अब तक और क्या होने वाला है और आज की क्या ताज़ा तरीन ख़बरें होंगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और वक्त के साथ साथ गुजरता रहेगा तो हमारे मेहमान गेस्ट भी आते रहेंगे और उनसे भी गपशप होगी। सुबह हो चुकी है और हर बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ है मिशन में, और हम भी एक मिशन के तहत आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं। शुरू करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज का ख़ास पैगाम क्या लाए हैं मुफ्ती अहमद अली साहब हमारे लिए, आपके लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, जहन्नम से छुटकारे का आसान तरीक़ा। जहन्नम से छुटकारे का आसान तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा ये पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो अगर उसी दिन उसका इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जहन्नम से नजात अता फ़रमा देगा। इसलिए मैं अपने भाइयों से, बहनों से इल्तिमास करता हूँ, फ़जर की नमाज के बाद किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा ये पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अहमद अली साहब, आज की इस खूबसूरत सी सुबह में आपने आप खूबसूरत सा पैगाम लिया, हाज़िर खिदमत हुए थे और ये बिल्कुल बहुत प्यारी बात की, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें जनाब अली। हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद को मजबूती से थाम के रखिए और अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, यानी जिस तरह उन्होंने फरमाया तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और ताकि हम और आप हमारी यहाँ भी और वहाँ भी रास्ते सारे अच्छे रहें और वहाँ भी सारे अच्छे रहें। दुआ यही रखेंगे दुनिया और आखिरत हमारे लिए खैर व आफ़त या हामिल है। तो जनाब अली चलते हैं, हमारे प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। टॉप स्टोरीज़ का वक्त हुआ चाहता है, अब तक की क्या क्या ख़ास स्टोरीज़ हैं। टॉप स्टोरीज़। शहर कायद में महंगाई के सितम, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, मटर, भिंडी, गाजर समेत मुख्तलिफ सब्जियां महंगी हो गई। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के असातिज़ा का एहतजाज, मुज़ाहिरीन के मुतालबात तस्लीम न होने पर गवर्नर हाउस तक मार्च की धमकी। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा, इंडस मोटर्स ने तमाम मॉडल्स की गाड़ियों की कीमतों में 3 से 12 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। कराची में शदीद गर्मी में भी गैस नापैद, CNG स्टेशंस को 3 रोज के लिए फिर बंद कर दिया गया। CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई पीर की सुबह 8 बजे फराहम की जाएगी।
और कराची के बासी होशियार हो जाइए, आज सूरज आग उगलेगा। पारा 39 डिग्री तक जाने की तवक्को, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा सकेगी। तो जनाब अली, ये वो तमाम ख़बरें हैं और मुख्तलिफ़ ख़बरें भी इसमें मज़ीद ऐड हो सकती हैं क्योंकि एक न्यूज़ चैनल है ऑब्वियसली, तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी करंट ख़बर होगी तो वो भी हम साथ जोड़ लेंगे। और इन तमाम ख़बरों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, तफसीली बात करने के लिए, तो मैंने एक एक लाइन आपसे कह दी है, आप लोगों से अपने नाम सुन ली हेडलाइन की सूरत में। लेकिन हमें जो ज्वाइन करें हमारे स्टूडियो में नामी ग्रामी है, जनाब सीनियर रिपोर्टर की हैसियत रखते हैं, पुराने आदमी हैं, सहाफ़त से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, नाम इनका वाजिद अस्फ़हानी साहब है। वेलकम करते हैं हमारे सिटी एट 10 में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ फरमा हुए अपने कीमती वक्त में से। आज की जो टॉप स्टोरीज़ है, हम ये देख रहे थे कि जी बड़ी महंगाई हो रही है और महंगाई तो होती रहती है वाजिद भाई, और हम ये देख रहे थे शहर कायद में महंगाई के सितम सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है और मटर, भिंडी, गाजर, दीगर सब्जियाँ जो हैं वो महंगी हो गई हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तलब रसीद कम होने के साथ साथ सब्ज़ी की पैदावार में कमी के सबब सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मटर 40 रुपये महंगा होकर 160 रुपये फ़ी किलो पहुँच गया है। भिंडी 50 रुपये महंगी होकर 250 रुपये तक पहुँच गई है। गाजर 40 रुपये इजाफे से 120 रुपये तक पहुँच गई है। करेला 200 रुपये से फ़रोख्त हो रहा है ना सिर्फ, बल्कि मिर्चें 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई हैं। तो देसी टिंडा 250 रुपये तक 250 से 320 रुपये तक पहुंच गए। वाजिद भाई, ये तो चीज़ें तो खैर अब ये तो हम प्रीवियस हुकूमत को कहें, करंट हुकूमत को कहें, मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ और हर दौर में ही जो है एक क्लिप बड़ा पीटीवी ड्रामे का वायरल हुआ है कुछ दिन से, आबिद अली साहब का और सबा परवेज़ का, तो उसमें वो ये डिस्कस कर रहे हैं यार बड़ी महंगाई हो गई है और बड़ा पता ही नहीं है वो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। तो सही है, महंगाई तो हर दौर में होती है, मतलब ये क्यों महंगाई होती है, इसकी वजह क्या? एक तो महंगाई होती है, फिर एक महंगाई का सीज़न भी आता है। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, रमज़ान सर पे आ गया है, तो अगले हफ्ते आप बात करेंगे मुझसे फलों की कीमत बढ़ गई है। क्योंकि रमज़ान आ गया तो फ़र्ज़ है कि फलों की कीमत भी बढ़ाई जाए। तो ये रमज़ान जब करीब आता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है मुसलमानों के साथ, जहाँ हम रोज़े रखते हैं, जहाँ फ़र्ज़ है हम पकौड़े खाएं, वहाँ हमारा फ़र्ज़ है कि चीज़ें महंगी कर दें। तो ताज़ा ताज़ा चीज़ें महंगी करते हैं, तो अब रमज़ान सर पे आ गया है। लेकिन पहले एक सब्ज़ी, आपने जैसे कहा कि हम बचपन से हम महंगाई देखते आ रहे हैं सब्ज़ियों की। हमें याद है बचपन में जब कभी सब्ज़ी लिया करते थे तो पुदीना और धनिया 7 गड्डी दे दिया करता था, उसके पैसे चार्ज नहीं किया करता था। हाँ, हरी मिर्च उसने ऐसी डाल दी है ना, कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी करते थे। लेकिन अब खुशी अब ऐसा नहीं है। अब तो हरा धनिया पुदीना की गड्डी 20 रुपये से कम की नहीं आती, बाज़ जगह पे 30 रुपये की है। अभी आपने जैसे बताया टमाटर का, मटर देखिए, मटर का तो चलिए अब सीज़न नहीं है, समझ में आता है, सर्दियाँ खत्म हो गई हैं तो महंगा हो रहा है। लेकिन ये भिंडी वगैरह महंगी हो रही है, समझ में नहीं आ रही। ये करेला 200 रुपये में चली गया, एक तो वैसे करेला उसके नखरे 200 रुपये पे चढ़ गया, यानी एक तो नीम चढ़ा करेला, फिर मिर्चें 200 रुपये पे, यानी मिर्चें इतनी महंगी कर दी हैं कि आपको खबर पड़ गई मिर्चें लग रही हैं। जी आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे। टमाटर वगैरह पहले 100-150 रुपये की सब्ज़ी आ जाया करती थी, 5 लोगों का घर में खाना बन जाया करता था। अब ये सब्ज़ी 450-500 की चली गई है, जो 5 लोगों के घर का खाना बनता है, जिनमें 2 वक्त का खाना। आपको पता है सुबह सब्ज़ी आ जाती है, रात में अमूमन जिन घरों में खाना बनता है वो अगले दिन दोपहर तक चलता है। अमूमन रूटीन यही होता है लोगों का, फिर नेक्स्ट डे नया खाना बनता है। पहले होती थी कि 300-400 की मुर्गी आया करती थी और सब्ज़ी सस्ती आया करती थी, लेकिन अब सब्ज़ी की कीमत भी मुर्गी से ज़्यादा चली गई है। अच्छा देखिए, कराची में जितनी भी सब्ज़ियाँ आती हैं ना, वो 40% मलीर से आती हैं। कराची में जितनी भी आती हैं वो मलीर से आती हैं, लेकिन मलीर से जो सब्ज़ी आती हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो होने के बराबर है, लेकिन हम वो खा रहे हैं, मजबूर हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, गुर्दे की बीमारी, जिगर की बीमारी। उसकी वजह है कि वो तो गंदे पानी में बनाई जाती हैं, दवा बनती हैं, तैयार होती हैं वो सब्ज़ियाँ। फिर वो जो वहाँ का सनती फजला है उसकी आलूदगी उस पर शामिल होती है, जिसकी वजह से इसके अलावा जो केमिकल्स उसमें लगाए जाते हैं वो हम खा रहे हैं, लेकिन हमें कोई इस पर कोई पकड़ नहीं हो रही है, धकड़ नहीं हो रही है कि आप इसको किस तरह से रोकें। हम वही मलीर की सब्ज़ियाँ या जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आ रही हैं, कुछ सब्ज़ियाँ जो हैं मुल्क से बाहर से भी आती हैं, लेकिन हम वो सब्ज़ियाँ खा रहे हैं केमिकल लगी हुई, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन मजबूर है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मज़े की बात कोई इस पर बात भी नहीं करता है। जी अफसोस की बात है और बड़े तकलीफ़ बात है, क्योंकि आम ज़िंदगी हमारा तो सारा आंसर इसी पे ही है।
हम खाएं पिएं तो क्या खाएं, तकलीफ़ हो तो दवाइयों पे भी अगर रुख करें तो दवाइयाँ भी महंगी नज़र आती हैं। मतलब हमारी 3 चीज़ें मैं समझता हूँ जिस पे हुकूमत के ऊपर सोचना चाहिए, और सोचती ही है। कहते हैं बड़े बड़े बयान ज़रूर आते हैं, नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन वो जो बीच की जो माफिया अगर बैठी हुई है तो उसके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर या तो नहीं है, या फिर कोई हिसाब किताब अपना ज़ाती चल रहा है। हम तो देखते हैं कि शहर जो कराची है इसके अंदर ट्रैफिक के अगर मामला देखे जाए तो वो सार्जन भी, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, वायरल हुई थी कि वो 50-50 रुपये फी कंटेनर जो है वो ले रहे थे ट्राले से, कि जी हमने अफसरान को देनी होती है। तो बात ये जो बीच का जो चल रहा है, तो ये बड़ा एक तकलीफ दे मामला है। अगर ये सिलसिला रिश्वत वाला मामला अगर पकड़ धकड़ अच्छी तरीके से एजुकेशन की कमी एक तो मैं समझता हूँ, जो एजुकेशन बुनियादी नीचे से अगर ऊपर तक पहले दिन से मैं समझ रहा हूँ अगर चलती रहती तो शायद इतने मसले पेश ना आते। फिर हमारी तालीम में का फुकदान है, जिसका बहुत पैसे हैं वो तो पढ़ लेगा, लेकिन जिसको तालीम नहीं है वो बेचारा वही बिरयानी की थैली लेके नारा लगा देगा। या फिर ये होगा जनाबी, अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत भी आपके पास अच्छी नहीं है, सरकार की तरफ करें। मैं अफसोस होता है हम एक ही पाकिस्तान में रहते हैं। मैं देखता हूँ पंजाब में कदर बेहतर, सिंध के मुकाबले में कदर बेहतर, केबी में कदर बेहतर मैं देखता हूँ कि फिर भी फैसिलिटेट किया जाता है, हॉस्पिटलिटी है वहाँ पे, लेकिन आई डोंट नो अगर यही चीज़ें बढ़ जाएंगी तो इंसान कहाँ जाएगा। देखिए सिंध में सेहत की बात करें तो 2 ही इदारे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, एक NICVD और एक SIUT। हाँ। बाकी सिंध हुकूमत ने बाकी जितनी भी इदारे हैं उस पर से हाथ उठा लिया है जी, और सारी उनकी पब्लिसिटी भी NICVD पे है। आप देख रहे हैं 23 मार्च का जो परेड थी उसमें भी NICVD का फ्लोट था। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक ओपन स्ट्रीट हेल्थ फेस्टिवल कराया, उसमें भी NICVD की जानिब से था। सारी जो जितना पैसा है सिंध गवर्नमेंट का वो NICVD पे और SIUT पे लग रहा है। SIUT भी खिदमत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अजीब रिजवी साहब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अब बाकी इदारे देखें ना, लियारी जनरल हॉस्पिटल की क्या हाल है, 1 हफ्ता हो गया गैस नहीं है वहाँ पे, और उसके बाद ऑपरेशन जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं। अब बासी शहीद अस्पताल की आप हालत देखें कितनी बुरी है, वहाँ पे सफाई का इंतजाम नहीं है। कल खबर आई थी कि जनरल अस्पताल में MRI मशीन जो है वो ख़राब हो गई है, मरीज़ जो है उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो वहाँ भी तवज्जो दें सेहत की तरफ। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। सर किसके अंडर आती हैं सब चीज़ें? ये सिंध गवर्नमेंट के अंदर आती है। अभी जो 18वीं तरमीम कितने सालों से सर काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट वैसे हुकूमत में तो देखें 2008 से है, ठीक है, 2013 भी उनके पास थी, और आप देख लें कोई 14 साल से उनके पास से बजट मिलता है 2.5 अरब रुपए बजट देती है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ सेहत के लिए। तो उस पर आप देख लें क्या हाल है, कितना पैसा लगता है। जो अभी वैक्सीनेशन के जो लड़के थे, जो 210 लड़के थे, उन्होंने एहतजाज किया, उनकी टोटल उनकी तनख्वाह बन रही थी 3 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 अरब रुपए बजट में उनको 3 करोड़ 60 लाख नहीं निकल रहे थे। आप ये अंदाजा लगा। और अभी तक क्या वो मामला हल हुआ नहीं? मामला अभी मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सितंबर की सैलरी दी गई है, उसके बाद सैलरी नहीं दी गई है। अभी भी 6-8 महीने की सैलरी बाकी है। अल्लाह ताला रहम करम फरमाए जनाब अली, और अकल शहूद है जनाब अली। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंटरनेशनली भी हम देखते हैं तो अगर किसी को कोई तकलीफ भी होती है तो वो उनका ये होता है मोटिव कि सिक्योरिटी देनी है, तालीम देनी है और सेहत देनी है। अगर इसमें किसी भी फ़र्द की तकलीफ में हो, दुश्वारी का सामना करना पड़ा हो, तो वो उनके लिए बहुत एक बड़ा मायूब समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो काम सी बात है, बड़ी कोई मसले वाली बात नहीं है। माज़रत के साथ अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं, बहुत ज़रूरी अगली स्टोरी की, जहाँ बात करते हैं तालीम की। और वाजिद भाई तालीम में बात ही, आपके तालीम में जगह जगह जिसके पैसे हैं वो तो पढ़ रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेचारा किसी से लेके पढ़ रहा है, या बस गुजारा कर रहा है, या फिर वो सरकारी इदारों में कहीं भैंसें बंधी हुई हैं, या तो टीचर नहीं आते वक्त पे तनख्वाह लेते हैं। और इस सोच से एडमिशन टीचर्स भी, मैं माज़रत चाहूँगा कि भर्ती तो हो जाते, लेकिन इस सोच से कि यार टेंशन मिलेगी, हमने कौन सा जाना पढ़ाना, बच्चा भी आएगा और बच्चे भी, अब कहाँ किधर सुनवाई है, कोई सुनवाई तक नज़र नहीं आती। तो आया कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, अब्दुल हक कैंपस कराची में, थोड़ा सा बताता चलूँ जनाब कि एहतजाज का इन्होंने फ़ैसला किया। असातिज़ा जो एहतजाज जो है मुज़ाहिरीन के मुतालबात तस्लीम ना होने पर गवर्नर हाउस तक इन्होंने कहा है कि जी हम वहाँ तक जाएंगे और एहतजाज करेंगे। असातिज़ा का कहना है कि असातिज़ा के सिलेक्शन बोर्ड को मुकम्मल किया जाए और सदर मुमलिकत नोटिस लें और इस पर ऊपर फोकस करें कि सर ये क्यों। देखिए पहले कराची यूनिवर्सिटी का मसला आया, वाइस चांसलर वाली सारे मामला आता है, फिर उसके बाद ये अब दूसरी यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए। लेकिन फेडरल का तो बहुत बड़ा मसला चला, ये वफाक के अंदर आती है उर्दू यूनिवर्सिटी, और अब्दुल हक कैंपस की तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। कई सालों तक यहाँ पे VC का मसला था, वो हल नहीं हुआ, फिर रजिस्ट्रार का मसला था, अभी सिलेक्शन बोर्ड की तरक्कियों का मसला है। अच्छा। अभी 2013 से मेरे ख्याल में इनकी सिलेक्शन जो है बोर्ड कायम नहीं किया गया है, जिसपे एहतजाज कर रहे हैं। 10 साल हो गए। अब जब असातिज़ा आपके एहतजाज पे आ जाएँ तो तालिब इल्म के लिए पढ़ाई के लिए क्या टाइम बचेगा। तो हुकूमत को देखें, वफाक के अंडर आते हैं, PTI की हुकूमत है, सदर आरिफ अलवी
के क्या नाम है चांसलर हैं, वो चाहें तो इस पर एक्शन लें। उनका अपना शहर है, यहाँ से वो मुंतखब होके गए, उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो सिलेक्शन बोर्ड के मामला है उसको देखना चाहिए। बिल्कुल जी, देखना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए ताकि जो बच्चों की तालीम, देखिए बात यह है कि हमारा मकसद पढ़ना है, हम स्टूडेंट चाहते हैं हम तालीम हासिल करें, ना कि हमें दूसरी चीज़ों में उलझा दिया जाए। हम वैसे कौम में देख रहा हूँ वाजिद भाई कि हमें जो है ना हमें दूसरे मामला में फंसा के रखा हुआ है। हम स्कूल की अगर बात करें, हम आप बाहर निकले, आप यहाँ तक पहुँचे, आपको भी 10 मोबाइल फ़ोन यहाँ रखना है तो बटने में 2 पैसे रखने, खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए। फिर आप निकलते हैं, सड़क पर खड्डे भी नज़र आ रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता गिर पड़ ना जाए बंदा उसके अंदर। फिर उसके बाद आप बच्चे को ही छोड़ते हैं या कहीं, मतलब हमें अपना आप खुद ही संभालना है, तो फिर हम टैक्स क्यों देते हैं? और लोग बात ये कि हम टैक्स क्यों देते हैं और कहा जाता है कि हम टैक्स नहीं देते। हाँ। यानी अगर आप टेलीफोन बिल से लेके मोबाइल कार्ड से लेके या जिस तरह आपने बताया सारी चीज़ों में हमसे टैक्स दिया जाता है। खाने पीने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ टैक्स दिया जाता है, एक एक चीज़ का, बिजली का, पानी का, टीवी का। आपको पता है आपकी टीवी लाइसेंस की फ़ीस भी आपके बिजली बिल से मना होती है, हर जगह से की जाती है। तो हर जगह पे आप टैक्स देते हैं, फिर कहा जाता है कि टैक्स नहीं है। यहाँ पे आवे का आवा ही पकड़ा हुआ है। देखें अभी जैसे आपने उर्दू यूनिवर्सिटी की बात की, यहाँ पे 2 दिन पहले भी क्लैश हुआ है। यहाँ पे 2 सियासी जमातों की तलबा तंजीमें थी, उनके दरमियान बहुत ही बुरा क्लैश हुआ है, काफ़ी इसमें लड़के ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ मसला ये है कि इसको बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। साजा का मामला बहुत ज़रूरी है, इस पर काम करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इनके साथ जो मसाइल हैं उसको फौरी तौर पर हल करना चाहिए ताकि तलबा का नुकसान ना हो। बिल्कुल जी, इस खबर को मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे। वाजिद भाई, एक आपको अहम खबर, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, कभी भी कुछ भी न्यूज़ चैनल पे आ सकता है वाजिद भाई। तो जनाब एक ख़ास अहम खबर आपके सामने पेश करते चलेंगे। सिंध के 5 महकमों के 40 से ज़ायद अफसरान महकमा बराए इंसदाद बदउनवानी के रडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन कमेटी 1 ने मंजूरी दे दी है। कमेटी की मंजूरी के दस्तावेज़ात CD21 ने हासिल कर लिए हैं। सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के 10 अफसरान के खिलाफ करप्शन बेज़ाब्तगियों का मुकदमा दर्ज कर लिया और इस हवाले से बात करेंगे। आज़ाद नूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास अब मज़ीद क्या है ये तो मैंने बता दिया। आज़ाद साहब, क्या अपडेट्स है जी आपके बारे में इस वक्त? जी बिल्कुल, सिंध के 5 ऐसे महकमे हैं जिनके 40 से ज़्यादा अफसरान हैं जो महकमा बराए इंसदाद बदउनवानी के रडार पर आगे हैं, लेकिन उन पर शामत आ चुकी है। ये 5 महकमे हैं जिसमें जो है महकमा रेवेन्यू है, महकमा कोऑपरेटिव है, महकमा पब्लिक इंजीनियरिंग है, महकमा तैलीम है और महकमा जो है पॉपुलेशन है। इनके अफसरान हैं जिनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एंटी करप्शन कमेटी 1 ने कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। इन अफसरान में महकमा रेवेन्यू के 10 अफसरान हैं जिनके खिलाफ करप्शन और बेज़ाब्तगियों का जो मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। उन अफसरान में TDO खजाना गुलाम सत्तार, मुख्तार कर गुलाम अजहर समेजो, मुख्तार कर खान मोहन चन्नो, तपेदार मोहम्मद असलम भुट्टो, तपेदार साजिद हुसैन सुमरो, तपेदार कुर्बान अली, गुलाम सरवर अली अकबर, असदुल्ला आबिद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि 4 महकमों के 32 अफसरान के खिलाफ ओपन इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया, जिसमें महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा स्कूल तालीम, महकमा कोऑपरेटिव और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शामिल है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 10 अफसरान के खिलाफ जो ओपन इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया, उनमें अब्दुल फत्ताह पंवर, मोहम्मद हसन बलोच, नज़ीर अहमद रिंद, हबीबुल्लाह शेख, गुलाम रसूल पंवर, अब्दुल समी शेख, मुजम्मल रसूल बख्श, बुगियो, अब्दुल मजीद राजपूत और कादर इकबालानी शामिल है। इसके साथ साथ महकमा स्कूल तालीम के 10 अफसरान है जिसमें दीदार हुसैन जलबानी जिसके खिलाफ एक ही वक्त में 2 ओपन इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जो इस वक्त महकमा स्कूल तालीम मिल्फुकास में डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात हैं। दीगर जो अफसरान इनके खिलाफ भी ओपन इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जबकि महकमा पॉपुलेशन का एक अफसर है जिसके खिलाफ जो है केस सेक्रेटरी जो मतलब के महकमा का जो है उनको हुक्म दे दिया गया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को हड़ताल की। जब तक चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह 31 मार्च को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, लेकिन उससे कबल जो है इन अफसरान के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है कि इनके खिलाफ पूरी तौर पर कार्रवाई की जाए। अब जिम्मेदारी बनती है महकमा एंटी करप्शन की कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और कार्रवाई करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब अली आगाह कर रहे थे इस हवाले से कि जनाब अली ये हो क्या रहा है, 5 महकमों के 40 अफसरान जो हैं वो मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा करेंगे तो कौन आएगा जनाब। लेकिन अफसोस की बात होती है जनाब, हम ही सिलेक्ट करते हैं, हम आवाम ही आपको कहती है कि जनाब बिल्कुल, और फिर जब उसके अफसरान जो वहाँ बैठे होते हैं वही सारे अगर मामला था, बेसिकली मुल्क दुश्मन मैं समझता हूँ
और इस पे बड़े अफसोस की बात है। इंसान ये सोचे कि अगर आज मैं जो कर रहा हूँ इसका आगे भी मुझे इसका देना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ सकती है, ना सिर्फ मुझे बल्कि आने वाली जनरेशन को, बल्कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया है और आज़ाद नूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बस अगेन सर, ये अभी हम जो बात कर रहे थे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से, और यहाँ भी मसला, और अब यहाँ देखें 40 अफसरान जो हैं वो माशाल्लाह, और ये कब से होंगे, कैसे होंगे, मतलब देखिए बात यह है कि यही वजह है कि जो इस वक्त हुकूमत जिनके हाथ में है वो नहीं चाहते। सिंध एक तरह के सोने की चिड़िया है, ख़ासकर कराची। वो जब भी इसको धरती माँ कहते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ से जितना लूटना है हमने लूटे हैं, उसके बाद हमने तो फूटना ही है जी। तो ये सारी चीज़ें उसका एक हिस्सा है। आप देखें 32 अफसरान जो हैं इनके खिलाफ एंटी करप्शन की जो भी असम्बली पे तैयार की गई है, उसमें से 10 तो रेवेन्यू के हैं, जिसका काम पैसा जमा करना है, वही करप्शन में मुलव्वस है। इसके अलावा पॉपुलेशन फ़ंड के और दीगर फ़ंड के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इसमें जो महकमा है उसके लोग शामिल हैं। तो ये लोग तो हैं बरह रास्त अवाम। देखिए लूटने का ये सारे जो इदारे हैं ना, लूटने के इदारे बना लिए, उसमें SBC हो गया, KD हो गया, और सारे इसमें इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के जानने वाले, इन्हीं के तो करीबी लोग भर्ती हमारे अपनों में। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो बात ये है कि ये करप्शन का हिस्सा है और रहेगा, लेकिन बात ये कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद रिजल्ट क्या होगा? 14 साल से इनकी उम्र है, कितने करप्शन के केसेस हैं, उनमें किसी को सज़ा नहीं हुई है। सज़ा हो तो जब बात है ना, ये सिर्फ कागज़ी कार्रवाई होती है, इसके बाद कुछ अमल नहीं होता। अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। जगह जगह मसाइल का सामना पेश कर रहे हैं जनाब अली, और हम वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ दोबारा चलते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे अपना वाजिद भाई, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इरफान अजीज़ साहब, सेनेटर मेंबर एट फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आप फरमाइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन। सर, ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी असातिज़ा का एहतजाज अब प्लान है जी गवर्नर हाउस तक जाने का, क्या मामला है, क्यों है, किस लिए है, और क्या आप आगे फर्दर देख रहे हैं इसको? देखें, उर्दू यूनिवर्सिटी में एक इंतजामी और माली बहरान जो है वो तवील अरसे से है, और उसकी बुनियादी वजह इस यूनिवर्सिटी का मॉडल ऑर्डिनेंस है। मौजूदा सूरत हाल में असातिज़ा जो हैं वो 2013 से और 2017 से इनमें जो सिलेक्शन बोर्ड अनाउंस हुआ था अखबारात के जरिए, उसका इनेकाद कर रहे थे। ठीक है। और उनके मुतालबा ये था कि 2013 में जो सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइज हुआ था और 2017 में जो सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइज हुआ था उस पर अमल दरामद करवाया जाए और असातिज़ा को तरक्कियाँ दी जाए, क्योंकि ये बहुत तवील अर्सा हो गया है। 2013 वाले को 9 साल हो गए हैं, 2017 वाले को 5 साल हो गए। तो जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने खसूसी दिलचस्पी ली इसमें आज से कोई 2 साल पहले, और उन्होंने कायम मकाम इंतजामिया को ये इख्तियार दिया कि आप सिलेक्शन बोर्ड जो बाकी मानदा है, जो पहले वाले सिलेक्शन बोर्ड अभी तक मुनक्किद नहीं हुए 2013 और 2017 के, उन्हें मुनक्किद करवाएं जी। अभी वो कायम मकाम इंतजामिया जो थी वो अभी सिलेक्शन बोर्ड करवा रही थी, कुछ उन्होंने करवा लिए थे, कुछ थोड़ा सा बाकी था कि उनकी टर्म मुकम्मल हो गई, और उसके बाद कायम मकाम वाइस चांसलर तब्दील हो गए। नए कायम मकाम वाइस चांसलर जो आए उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो सिलेक्शन बोर्ड मुनक्किद करवाएं, या सिलेक्शन बोर्ड जो मुनक्किद हो चुका है उसके ऊपर कामयाब असातिज़ा को जो है वो तरक्कियों के लेटर जारी करें। और इस मामले को भी आज कोई 4था महीना है। तो बुनियादी तौर पर असातिज़ा का मुतालबा ये है कि ये पिछले 9 साल से और पिछले 5 साल से जो सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद नहीं हुआ या जो हो गया है उसे अभी सेनेट में पेश नहीं किया गया, उसके ऊपर जो असातिज़ा तरक्कियाँ होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो असातिज़ा ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वो सिलेक्शन बोर्ड जिसका इनेकाद हो चुका है उसकी रोशनी में जो लोग कामयाब हैं उनको लेटर्स दिए जाएँ कामयाबी के। जिन शोबाजात में अभी तक सिलेक्शन बोर्ड नहीं हुआ 13 और 17 का, वो जो बाकी मानदा है उसे करवाया जाए, और इस सिलसिले में जो शिकायत मौसूल हुई हैं उनके अजाले के लिए सेनेट की कमेटी बनाई जाए। तो बुनियादी तौर पर ये 3 मुतालबे हैं असातिज़ा के। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटियों में ये सिलेक्शन बोर्ड का मरहला अगर एक ख़ास मुद्दत के बाद होता रहता है तो असातिज़ा जो मेहनत कर रहे होते हैं, तहकीक कर रहे होते हैं, वो अपने कैडर में तरक्की करते रहते हैं। लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद और 5 साल भी लेते हैं या जो तरक्कियों के मुंतज़िर होते हैं उनकी हौसला शिकनी होती है। एक ही ग्रेड में अगर आप 9 साल से काम करते रहेंगे तो आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो असातिज़ा का मुतालबा ये है कि सिलेक्शन बोर्ड फौरी तौर पर जो मुनक्किद हो चुके हैं
उनकी रोशनी में, उनके नताइज की रोशनी में असातिज़ा को लेटर्स जारी किए जाएं और जो शोबाजात रह गए हैं उनमें फिल फॉर सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद करवाया जाए। इरफान साहब, कोई डायरेक्ट आप लोगों की कोई रब्ता हुआ, दोबारा आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है, वहाँ से कोई अमल दरामद हुआ? क्योंकि आप जैसे अर्ज़ कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक गैप आ चुका है। जी, ये राब्ते मुख्तलिफ लोग करते रहते हैं। एज अ रुकन सेनेट हमने भी ख़त लिखे हैं और डिप्टी चेयर सेनेट जो खलील साहब हैं उनको बारहा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये बहुत तवील अरसा है असातिज़ा के लिए। 7 साल 9 साल ये 1/3 पार्ट होता है किसी भी सरकारी मुलाजमत में। इतने अरसे तक जो है वो असातिज़ा को बगैर तरक्कियों के रखने से जो है वो जाहिर सी बात है माहौल ख़राब होता है, लोगों में बेचैनी फैलती है। तो लेकिन उन तरफ से कोई हुआ ये कि जब पीछे अल्ताफ हुसैन साहब जैसे मुस्तकिल वाइस चांसलर, जब उनको अदालत से हटा दिया गया एक अदालती हुक्म के मुताबिक, तो उसके बाद से अब यूनिवर्सिटी में सदर पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश है और जायज़ ख्वाहिश है कि मुस्तकिल वाइस चांसलर आकर के ये काम करें, ताकि किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा ना हो। ये बात ना हो कि जी खैर मुस्तकिल वाइस चांसलर ने मुस्तकिल वाइस चांसलर को तरक्की कैसे दे दी, तो इस तरह के कानूनी मसाइल पैदा ना हो। तो सदर साहब जो हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि ये काम जो है वो मुस्तकिल वाइस चांसलर आके करें। अच्छा, इस और उन्होंने मुस्तकिल वाइस चांसलर के तकर्रुर के लिए बहुत सेनेट ने बड़ी तेजी से कोशिश भी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि सर्च कमेटी ने जिन 3 लोगों के नाम रेकमेंड किए मुस्तकिल वाइस चांसलर के ओहदे के लिए, उनमें से 2 ने इनकार कर दिया और एक जो है वो मुसलसल आने में शायद दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये इसलिए असातिज़ा बेचैन हुए हैं और उन्होंने एहतजाज का रास्ता उठाया है कि उन्हें जो बताया जा रहा था कि मुस्तकिल वाइस चांसलर आने वाले हैं या आए दिन में 1 दिन 1 महीना 2 महीने में उनका तकर्रुर हो जाएगा, तो असातिज़ा इंतजार कर रहे थे कि ठीक है मुस्तकिल वाइस चांसलर की आमद के बाद ये काम हो जाए। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो बहुत ही मायूसकुन है। वाइस चांसलर, मुस्तकिल वाइस चांसलर का तकर्रुर जो है वो असातिज़ा को जल्द होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए असातिज़ा एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं और वो सदर पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह आपने पहले कायम मकाम वाइस चांसलर को भी इख्तियार दिया था कि वो 2013 और 17 का सिलेक्शन बोर्ड करवाएं, अब आप इन्हीं कायम मकाम वाइस चांसलर को इख्तियार दे दें या सेनेट का इजलास तलब कर लें और उस इजलास में वो जो कार्रवाई है सिलेक्शन बोर्ड की वो रख के उसकी मंजूरी हासिल करें। ठीक है। मुझे ये बताइएगा, इससे बच्चों की तालीम पे कोई हर्ज आ रहा है? यकीनन आ रहा है जी, बहुत ज्यादा आ रहा है। देखें, एक हौसला शिकन, एक मायूस उस्ताद जो है वो उम्मीद की किरण कैसे पैदा कर सकता है किसी तालिब इल्म के अंदर, या टीचिंग जैसा जो अहम इदारा है उसमें एक नई रूह और उसमें एक नई कुव्वत कैसे पैदा हो सकती है जब असातिज़ा जो हैं वो खुद एहतजाज कर रहे हों। दूसरी बात ये कि अब जो असातिज़ा ने लाया अमल इख्तियार किया है वो रोज़ाना 1 घंटा जो है वो अपनी क्लासेस का जो तात्तुल है उसको करके और एहतजाज करते हैं और फिर उसकी खबरें यानी क्लासेस दे रहे हैं, मतलब असातिज़ा आ रहे हैं, अटेंड करने, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने अब जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया है वो है कि हर दिन 1 घंटा वो एहतजाज करते हैं। तो इस 1 घंटे में जाहिर सी बात है जो क्लासेस होंगी वो मुतासर होती है। तो ये 2 तरफा अमल है। एक तरफ तो क्लासेस अब रुकना शुरू हो गई हैं और मुझे लगता है कि अगर असातिज़ा की बात मुतालबे को तो जल्द ना माना गया, सिलेक्शन बोर्ड का इनेकाद ना हुआ या फिर सेनेट का इजलास ना कॉल किया गया, तलब ना किया गया, तो ये जो मुख्तसर एहतजाज है ये तवील होगा। हाँ, जैसे गवर्नर हाउस तक प्लान बना रहे हैं कि जी गवर्नर हाउस से हम एहतजाज करेंगे। देखिए, गवर्नर चूंकि सिंध में सदर पाकिस्तान के नुमाइंदा होते हैं जी, और यूनिवर्सिटी के चांसलर सदर पाकिस्तान खुद हैं, तो गवर्नर तक इत्तला पहुंचाने का और गवर्नर हाउस पे एहतजाज करने का जो इंडिया है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि ये मैसेज जो है वो अगर दूसरे चैनल से सदर पाकिस्तान तक नहीं पहुंच रहा तो इस चैनल से पहुंचे। हमारी दरख्वास्त है आपके चैनल के रास्ते से हम सदर पाकिस्तान से अपील करना चाहते हैं कि जिस उम्मीद का इजहार आपने गुज़िश्ता सेनेट के इजलासों में किया था और असातिज़ा को उम्मीद दिलाई थी कि हम मसाइल हल करेंगे, अब आखिरी सतह बाकी है जिसमें सिलेक्शन बोर्ड 95% तक मुकम्मल हो चुका है, तो उसे सेनेट के इजलास में पेश कर दिया जाए, सेनेट का इजलास तलब कर लिया जाए और ये मामला एक लॉजिकल एंड पे पहुंच जाए।
ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों के लिए खैर आफियत के हमें लो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अजीज़ साहब, हुसैन एडर मेंबर एट फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। अपडेट करे आगाह करे थे कि आया कि दार कर दिया और एक अभी बेचारे इस मामले में है। तो अब यहाँ पे अगर दूसरे देखा जाए तो इसका मतलब हुकूमत चाहती है कि किसी न किसी को वाइस चांसलर की हैसियत मतलब मिल सके, लेकिन तीन जैसे उन्होंने अर्ज़ किया कि 3 लोग हैं जिनमें से 2 ने तो पहले से इनकार कर दी। क्योंकि देखिए इस यूनिवर्सिटी में बड़े मसाइल चल रहे हैं काफ़ी अरसे से, आपको मैंने बताया ना, तकरीरों के और उसमें करप्शन के भी इशूज़ थे बहुत सारे। लेकिन सबका नुकसान किसको हो रहा है? तलबा को। जब आपकी क्लासेस नहीं होंगी तो नुकसान तलबा को, बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए नुकसान सारा तलबा को। वैसे ही हमारे यहाँ तलबा जो है वो ट्यूशन सेंटर की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं और कॉलेज की तरफ कम जाते हैं। उसमें भी अगर जो बच्चे पढ़ने हैं और उनको क्लासें ना मिले तो देखिए नुकसान किसका होगा। नुकसान किसका होगा जनाब अली। तो अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। और गुजारिश है जनाब आरिफ अलवी साहब से, सदर पाकिस्तान से, जैसे कि इरफान अजीज़ साहब ने भी रिक्वेस्ट की कि काइंडली इसको जल्द से जल्द इसको हल किया जाए और तरक्की दिलवाई जाए और जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर अमल पैरा हो सके। जनाब अली, वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तो यहाँ भी वफ़ा बहुत ज़रूरी है। छोटा सा वफ़ा लेंगे, फिर मज़ीद बात करेंगे। प्राइजेस अब हो चुकी हैं गाड़ियों की और हम देख रहे हैं कि 3 से 12 लाख रुपये तक की इजाफा कर दिया गया। इस पर भी बात करेंगे और बहुत सी खबरें जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा वफ़े के बाद दोबारा से खत्म होते हैं। आपका मेज़बान अज़ली बेग आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, गुफ्तगू चल रही है, हर खबर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तफसीली। वाजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर की हैसियत, जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने और बड़ी ग्रिप रखते हैं अपनी हर खबर के ऊपर माशाल्लाह से। और आज हमारा साथ देने के लिए, इसको 4 चांद लगाने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपका फर्स्ट वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये देख रहे हैं कि महंगाई हर जगह हो रही है और मेरे ख्याल से हम वो लोग हैं जो हम डिस्कस करके याद दिलाते हैं हुकूमत को, देखो वरना शायद हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं समझ हमारा तो मकसद यही है कि हम आवाम की आवाज़ है ऊपर तक पहुँचाएं मीडिया के जरिए। बिल्कुल जनाब। और हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि कराची, बल्कि कराची में तो बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया। 3 से 12 लाख रुपए तक का इजाफा जो है वो सुनने में आया है और बड़े अफसोस की बात है जनाब। हर जगह महंगाई हो रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं और वहीं इजाफा। और ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने हुकूमत से गाड़ियों की कीमतों की कंट्रोल के उसको मुतालबा किया जी, ऐसा ना किया जाए, इसको ज़रा ख्याल किया ना से, बल्कि यारिस 1.3 की कीमत में 2 लाख से ज़ायद का इजाफा, ना सिर्फ यारिस 1.3 में 28,99,000 रुपये के लगभग, जबकि यारिस ऑटोमेटिक 3,14,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा, यानी 32 और 29,000 रुपये तक। तो कोरोला 1.6 मैनुअल की कीमत में जनाब 3 लाख से ज़ायद का इजाफा हम देखने में आ रहे हैं। मैनुअल में 1.6 जो है कोरोला मैनुअल उसमें 37 लाख रुपये तकरीबन। तो ये सारी चीज़ें तो इस पर हम बात कर रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस अलग बढ़ रही हैं। ये स्क्रीन के ऊपर सदा आप देख रहे हैं कि स्क्रीन जो आई इसको आपने देखा, प्राइजेस में डिस्कस कर रहा था, यकीनन आपने भी अपनी आंखों में संभाली होगी। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, इस पर मज़ीद डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। ये तो सारी वो बात ही। HM शहजाद साहब हैं, चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन का, खुश आमदीद करेंगे, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या फ़रोख्त बढ़ गई है जिस वजह से प्लानिंग कर ली कि जी प्राइस बढ़ा दिए जाएँ? जिस तरह गोश्त लंपी पर तो फिर चिकन वालों ने कहा हम भी पैसे बढ़ा दें, तो यही इम्पैक्ट की गाड़ियाँ यारिस बहुत जा रही, करोला बहुत सेल आउट हो रही, तो जी पैसे बढ़ा दिए जाएँ। इस पर आपकी क्या राय, क्या ये बात सही है या बस? नहीं, जैसे गाड़ियों की कीमतें बढ़ाना उसका गाड़ियों की सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ गाड़ी की सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट इनके और बढ़ जाएगी। अगर फर्ज करें कि साल में ये सारे मिलकर टोयोटा, होंडा, सुजुकी और जितने नए प्लेयर आए ये सब मिलकर तकरीबन कोई 2.5-3 लाख गाड़ियां असेंबल करते हैं जी। अगर बहुत ज्यादा बिके और ये 6 लाख हो जाए तो इसके तो वारे दियारे हो जाएगा, लेकिन ऐसा ये नहीं करते। ये देखते हैं कि जो ब्लैक मार्केट में गाड़ियां बिक रही है और अवाम फिर भी ब्लैक में गाड़ियां खरीद रही है और अच्छा खासा ब्लैक में जो है लोग पैसा दे रहे हैं, तो इनकी नीयत खराब है। ये असल में बेसिकली असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। और ये देखिए हमारी बदनसीबी है, जब सुजुकी और टोयोटा जब हमारे मुल्क में आए, टोयोटा, होंडा और सुजुकी, तो इन्होंने जब डीलरशिप प्रोग्राम पे साइन किया था तो उसमें ये शर्त थी कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ जाएगी। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि सुजुकी को तकरीबन कोई 38 से 40 साल हो रहे हैं
और टोयोटा और होंडा को तकरीबन कोई 30-32 साल हो गए, आज तक का असेंबलर का मैन्युफैक्चरर नहीं है। हमारे मुल्क में जो गाड़ियों की कीमतों पे बार बार इजाफा जो होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने मुल्क में कोई चीज भी तैयार नहीं करते। हम सीकेडी, एसकेडी, असेंबली और रॉ मटेरियल सब बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ गाड़ियों को जोड़ते हैं और फिर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हम अपनी पाकिस्तानी अवाम को बेचते हैं। अभी देखिए ना, 2,87,000 से लेके 12.5 लाख रुपए तक का इजाफा फौरी तौर पर कर दिया गया। अच्छा, हुकूमत, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत, बल्कि पिछली 3 दहाइयों से जो भी हुकूमत आ रही है, ये तमाम ये कसूरवार है इनको परवाज चढ़ाने के लिए। और अब ये परवाज चढ़ने के बाद क्योंकि मुंह पर इनके खून लग चुका है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाहते, जबकि हमारे मुल्क की जो जरूरत है वो 10 लाख गाड़ियों से ज्यादा की जरूरत है। हम 25 करोड़ की हमारी आबादी है, 3.5 लाख गाड़ियां हमारे मुल्क में असेंबल्ड होना और वो उसका बिक जाना, ये तो एक मामूली सी बात है। ये तो बिल्कुल इस तरह है कि ऊंट के मुंह में उसने जीरा डाल दिया। भाई, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे, हम अपने मुल्क में जो है टेक्नोलॉजी ला नहीं रहे, हम बाहर से सीकेडी, एसकेडी, असेंबली, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और फिर हम मुहताज हैं। जब तक हम बाहर से तमाम चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम कोई चीज कर ही नहीं सकते। तो हमें जरूरत है कि गाड़ियां तब सस्ती होंगी कि हमारे मुल्क के अंदर ये तमाम चीजें सपोर्ट हो। तमाम जितना भी हमारा लोकल वेंडर है, जहाँ ये लोकल असेंबलर कसूरवार है, वहाँ ये लोकल वेंडर भी कसूरवार है कि वो भी तमाम चीजें बाहर से इंपोर्ट करने के बाद इनको देता है। जबकि हमें जरूरत ये है कि भाई आज 30-35 साल का अरसा हो रहा है, हम आज तक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बना सके और फिर हम जो है वो ये सारे गिला शिकवे हम करते हैं तो देखें कि गाड़ियां महंगी हो रही है। भाई, आज डॉलर बढ़ा तो कीमतें बढ़ा दी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो कीमतें सख्त बढ़ाई हैं, तो ये रोजाना की बुनियाद पे तो गाड़ियां इंपोर्ट नहीं, अपना सीकरी इंपोर्ट तो नहीं करते। इनके पास 6-8 महीने का जो है वो स्टॉक होता है। और ये देखना, अभी दोनों इस पिछले अगर 2 महीनों में मैं कहूँ, ये दूसरी या तीसरी बार कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, ये देखिए बात यहाँ अभी टोयोटा की खत्म नहीं हो रही, अभी सुजुकी और होंडा बढ़ा रहे हैं। इससे पहले क्या वाला कीमतें बढ़ा चुका है, एमजी वाला कीमतें बढ़ा चुका है। हमारे मुल्क में जरूरत है छोटी गाड़ियों की। मां सिवाय सुजुकी के कौन सा ऐसा असेंबलर है जो छोटी गाड़ियां बनाता हो? इस वक्त गाड़ियां लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है, लेकिन ये नेसेसरी को लग्जरी करने जा रहे हैं। हर वो शख्स जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, उनको एक गाड़ी चाहिए। ये मतलब कैसे होगा? एक तरह हुकूमत जो है उसने आंख बंद की हुई है। ये जो लूटमार कर रहे हैं, हालांकि हमारे मुल्क में बहुत सारे इदारे हैं जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जिन इदारों के अंडर में आते हैं, मिसाल के तौर पे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के अंडर में आते हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है। ये इतने महकमे हैं, लेकिन तमाम महकमे क्या कर रहे हैं? शहजाद साहब, मुझे क्या बताइएगा कि यहाँ पे आपकी बात में जैसे आपने अर्ज किया कि प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होती और हम इंपोर्ट करते हैं, देन उसके असेंबलिंग करते हैं, और दीगर जो हम देख रहे हैं कि रिसेंटली किया, प्रोटॉन और सागा या दीगर और जो ये आपकी एमजी दीगर ब्रांड जैसे हम ये देख रहे हैं, तो क्या इनकी भी चीज़ें बाहर से ही इंपोर्ट और असेंबल हो रही हैं या यहाँ बन रही हैं? 99% इनकी तमाम चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। अच्छा। सुजुकी, होंडा, टोयोटा की कुछ चीजें जी, मिसाल के तौर पे सुजुकी की जैसे बोलान है, सुजुकी की जैसे पिकअप रावी है जी। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ 50% से ज्यादा बनती हैं। लेकिन इनकी जितनी भी नई गाड़ियां हैं, इनके तमाम के इंजन, तमाम की सीकेडी, एसकेडी बाहर से आती है। अच्छा। हम देखिए, हम करोड़ों डॉलर बल्कि अरबों डॉलर सीकेडी, एसकेडी, असेंबली इंपोर्ट करने में भिजवा देते हैं।
एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपीस में गाड़ियां बेचते हैं, पाकिस्तानी रुपीस में, लेकिन ये सीकेडी एसकेडी असेंबली और रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो मुल्क का जो बचत है, जो हम डॉलर बचाते हैं, जो हमारा एक्सपोर्टर दुनिया भर की बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, डॉलर लेकर आता है हमारे मुल्क में, ये लोग वो डॉलर को इससे सीकेडी एसकेडी असेंबली और रॉ मटेरियल खरीदने की बदले जो है मुल्क से बाहर चला जाता है। तो हमें एक तरफ हमारा वजीर आजम साहब और हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री तो यही चिल्ला रही थी तो पिछले 3 साल के अंदर हमें डॉलर बचाना है। तो डॉलर कैसे बचेगा जब तक आप इन लोकल असेंबलरों को जो है आप काबू नहीं करेंगे। तो हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क में या तो हम अपने मुल्क में तमाम गाड़ियों की जितनी जरूरत है उसको पूरा करें, अपने मुल्क में बनाएं, या फिर हम जो यूज कार बाहर से मंगाते हैं हमें यूज कार बाहर से मंगाने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सस्ती तरीन और दुनिया की बेहतरीन तरीन गाड़ियां जापान से आती है और कौड़ियों के दाम में होती है। और वो भी देखें जो गाड़ियां बाहर से आती है वो डॉलर ड्यूटी भी बाहर से लेकर आती है। जो समझदार पाकिस्तानी बाहर से गाड़ी बेचता है वो डॉलर ड्यूटी भी बेचता है। यानी हमारे मुल्क में ये यूज कार वाहिद गाड़ी ऐसी है जो गाड़ियों के साथ साथ डॉलर भी बाहर से लेकर आती है और हमारे मुल्क की जरूरत को, यानी 2 चीजें, जरूर मुबादला की शक्ल में गाड़ी भी आ रही है और डॉलर ड्यूटी भी आ रही है। लेकिन क्या मतलब हम कर रहे हैं, इन लोकल असेंबलरों के इलाज के ऊपर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। ये कहते हैं कि जी हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। आप यकीन करें तो देखिए मैं इस कारोबार से 40 साल से ज्यादा अरसा में वाबस्ता हूँ। आज तक ये टोयोटा, होंडा और सुजुकी और जितने भी ये नए असेंबलर्स आए, आप बिलीव करें ये तमाम मिलकर भी आप बिलीव करें कि 50-60 हजार अफराद को इन्होंने परमानेंट जॉब नहीं दिया हुआ। ये वो कहते हैं ना रोज वाली रोजाना की जो उजरत पे लोगों को रखा जाता है उस पर इन्होंने कुछ हजार लोगों को नौकरियां दी हुई है। लोगों की पक्की नौकरियां इनके पास नहीं है। अगर तो ये पक्की नौकरियां दे रहे होते हैं, हमारे मुल्क में सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट हो रही है, अपना जो है असेंबल हो रही होती, बन रही होती, मैन्युफैक्चरर हो रही होती, हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर रोजगार भी मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कोई नई चीजें नहीं है। हुकूमत वक्त को ये पता है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और प्रोडक्शन को पता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री को पता है कि ये करोड़ डॉलर हमारा जो है मुल्क से जाता है और हम दुनिया की महंगी तरीन सीकेडी एसकेडी इंपोर्ट करने के बाद हम पाकिस्तानी चूना लगा रहे हैं, हम लूट रहे हैं। अच्छा देखें अली भाई बात को समझिएगा, ये महंगाई अपनी तरफ एक जगह अलग है, इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तमाम गाड़ियां पाकिस्तान में जो ये असेंबल्ड हो रही है, हर गाड़ी के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग है। आप गाड़ी बुक कराने के लिए जाएंगे, आपको ये जो लोकल टोयोटा, होंडा, सुजुकी जितने भी और असेंबलर्स हैं ये आपकी बुकिंग नहीं लेते, ये अपने इन्वेस्टर की बुकिंग करते हैं। अपने इन्वेस्टर को जो है मिलाकर इनका इन्वेस्टर ये और उनका जो लोकल असेंबलर का जो मिडल मैन है, ये सब मिलके कंपनी के साथ मिलके इस लूट मार में लगे हुए इन तमाम लोगों के मुझे खून लग चुका है। और मैं कई मरतबा आपके तवज्जुह से और दूसरे टीवी के प्रोग्रामों में ये हुकूमत से मुतालबा कर चुका हूँ कि आप जब हर आदमी का एहतसाब करने पे तुले हुए हैं तो भाई उनका एहतसाब यहाँ भी देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आपको अरबों खरबों रुपया जो है वो इनसे मिल जाएगा। ये देखे ना, कल आए हुए लोग, आज इनका जितना लोकल असेंबलर अरबपति बन गया, इनका असेंबलर का जो वेंडर है वो अरबपति बन गया, इनका जो ऑथराइज्ड डीलर है वो अरबपति बन गया। अवाम को लूट रहे हैं, अवाम को कुव्वत खरीद में गाड़ी हम नहीं दे रहे भाई। तो ऐसी गाड़ियां असेंबल करने की जरूरत क्या है, आप ओपन कर दें। वही वाली बात है कि जब तक हम अपना आप नहीं सही करेंगे, हमें अपना आप होना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं एचएम शहजाद साहब, आपका मैं वक्त की बहुत कमी है वरना बात बहुत लंबी है, हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कार डीलर एसोसिएशन थे हमारे साथ एचएम शहजाद साहब, बिल्कुल सही कह रहे थे। जब तक हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी वाजिद भाई, जब तक मामला तय नहीं हो पाएंगे और जब तक हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, हमें बस पका पकाया लेने की आदत है, खाने की आदत है और दैट्स इट। हम चलते हैं अगली स्टोरी की तारीफ। टाइम
बहुत शॉर्ट है। जामे कराची में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तलबात के दरमियान यौम पाकिस्तान के मुनाज़र से ज़हनी आजमाइश का मुकाबला किया गया। बड़ा प्रोग्राम हुआ, बड़ा जज्बा था, जोश था। आपने देखा क्या देखा वहाँ पे? देखिए, इस तरह के प्रोग्राम अब बहुत कम हो गए हैं। एक ज़माना हुआ करता था 60s 70s 80s में, जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के दरमियान जो मुकाबले हुआ करते थे। अब इसका जो है जो तादाद है बहुत कम हो गई है। 2-4 तंजीमें हैं जो इस तरह के प्रोग्राम करती हैं ज़हनी आजमाइश के। पहले टीवी पे बहुत प्रोग्राम नीलाम घर आया करता था, शीशे का घर कुरैशपुर का आया करता था, ज़ौक़ आगही आया करता था, इस तरह नईम बुखारी के कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, फिर कुरैशपुर के कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे। लेकिन अब वो प्रोग्राम टीवी पे भी कम हो गए, रेडियो पे भी ना होने के प्रोग्राम है। रेडियो पे ज़हाना शर्त एक प्रोग्राम हुआ करता था, मोहम्मद नकी का बहुत मशहूर एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन अब बहुत कम हो गए। लेकिन कल जो इवेंट हुआ है KU में और ये कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के ताउन से ये हुआ है, और उसमें काफ़ी आप देख सकते हैं कि 47 टीमें आई थी। और मज़े की बात है कि तीनों टीमें जो थी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तालिबात की थी। अच्छा। पहली पोजीशन भी तालिबात की रही, दूसरी पोजीशन भी तालिबात की रही, तीसरी भी। लड़के भी इसमें शामिल थे, लेकिन तालिबात जो थी वो बहुत तैयारी से आई थी। इसमें 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के सवालात थे। तहरीक पाकिस्तान के थे, तहरीक आज़ादी के थे, और इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की। और उसमें मुस्लिम लीग के दौर के सवाल किए गए, उसमें आज़ादी के सवाल किए गए आज के बच्चों से। हाँ, आज के बच्चों से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है जो पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल जो है वो कदम उठा रही है, और काफ़ी 48 साल से PQSI इसको चला रही है सोसाइटी को, और एक बहुत बड़ा काम है। और इसमें कोई पैसे नहीं लेते, बल्कि अपने ही पैसे ये इसमें शामिल करते हैं। कल की भी इवेंट में इनके कोई लाख के करीब पैसे लग गए होंगे। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने कराया है। शील्ड तकसीम की 1974 में इसका क़याम अमल में आता है PQSI का, और सैयद आसिम अली कादरी इसके बानी चेयरमैन हैं, और उनकी अनथक मेहनत है जिसकी सबब ये कोई सोसाइटी आज इस मुकाम पर खड़ी है। और पाकिस्तान के कोई 22 शहर हैं जहाँ पे इसके दफातर हैं, और दुनिया भर में इसके मुकाबले होते हैं, ऑनलाइन मुकाबले होते हैं। 2 साल से चूँकि कोविड का इशू है तो ऑनलाइन मुकाबले करा रहे हैं। सैयद जावेद रज़ा इसके वाइस चेयरमैन हैं, और वो असल में एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त रन पाकिस्तान में वही कर रहे हैं। अच्छा। वो पाकिस्तान में कोई इसका सबसे बड़ा इनाम 50 लाख रुपये जीत चुके हैं। जो जाने वो जीते, ज़ियामुद्दीन का शो था, लाहौर में शो हुआ था। इसके अलावा इसमें अकील अब्बास जाफरी जैसे बड़े नाम रहे हैं। इसमें मुनव्वर कुरैशी हैं, सईद अहमद सईद हैं, जमीला खानम हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके जो यहाँ से निकल के गए हैं। इस वक्त इसके सेक्रेटरी हैं बकर मुजीब हाशमी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं आरिफ सुमरो, तहसीन फातिमा इसकी नायब सदर हैं, इमरान ज़मान है। एक बड़ा नाम है। इस बार एक बड़े अखबार में इसका इश्तहार भी शाया किया गया, और बड़ी तादाद की में इसकी पब्लिसिटी हुई। इस तरह की इवेंट होने चाहिए ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री और दीगर मामलात में इनको मालूमात में इजाफा हो, ताकि वो आगे कुछ सीखें। इतनी जितनी पढ़ने की उनकी सलाहियत अच्छी होगी, वही सलाहियत उनकी आगे ज़िंदगी में काम आएगी। बिल्कुल जनाब, ये तो बड़ी काम की आपने सारी बातें बताई। यकीनन वो हजरात जो अब तक नहीं जानते थे कि क्या कुछ हो रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। यकीन जानिए हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, हमारे स्टूडेंट्स में बहुत टैलेंट है, उजागर करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर्स को देख रहा है, सरकारी एतबार से भी इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते वो भी मैं ही नहीं कहूँगा, लेकिन फोकस बहुत ज़रूरी है। और ज़हनी आजमाइश जहाँ जिस्मानी हम करते हैं, ऐसी दिमागी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल से वो एक वक्त वाकई बड़ा मज़ेदार गोल्डन एरा था, मैं कहता हूँ PTV के ज़माने का। जब हम इस तरह के प्रोग्राम देखते थे हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता था, बहुत कुछ लर्निंग होती थी, और हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ना तकरीरी मुकाबले होते हैं, ना बैतबाजी का कोई मुकाबला होता है, ना क्विज होता है। अब बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं जनाब अली। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जनाब अली के वक्त बड़ा कम है। गैस गर्मी हो रही है, और गर्मी बहुत हो रही है, और यहाँ पे गैस जो है पता नहीं CNG कहाँ चली गई है, तो मैं आपको बता, लेकिन इसमें मज़ीद डिटेल में आपको बात करूँगा कि आखिर जाकर वाजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं, टॉपिक वसी हैं, क्योंकि हम ऐसे माशाल्लाह जहाँ रहते हैं तो यहाँ टॉपिक ही टॉपिक है समझता हूँ। तो वरना अगर ये टॉपिक ना रहे तो फिर हम और आप फिर क्या बात करें, हंसी मजाक कर रहे हो और सुनाओ क्या हुआ दूध भी नहीं दिया, खाना खाया नहीं खाया, तो फिर खबरें नहीं बचेंगी। मैं समझता हूँ। सोनस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे साथ वाजिद भाई मौजूद थे, वाजिद अस्मानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत पुराने सहाफ़ी की हैसियत रखते हैं। वक्फा बहुत ज़रूरी है, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जनाब, और वक्तन वक्तन हर खबर के ऊपर हो रही है नज़र, और तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं और डिस्कस भी करते रहे। और अब 11 के बाद का मामला अब बढ़ चुका है, आगे मज़ीद चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। और अब जो है बड़ी ख़ास खबर है, बड़ी गहमा गहमी है, सियासत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वो तो यकीनन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं, अपडेट्स भी मिल रही हैं। लेकिन डिटेल में हमारे साथ जो है वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन होंगे, बहुत ख़ास हैं हमारे मेहमान। बात करते हैं कि सियासी गर्मा गर्मी की
जो आज कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया जो कि अदम एतमाद के हवाले से तलब किया गया। पहले आपको इस नोटिफिकेशन का बता दें कि जो कि असद कैसर के नाम से जारी किया गया था, जिसमें लिखा था कि मज़कूरा बाला हक़ाइक़ और हालात के पेश नज़र वज़ह है कि 24 मार्च तक कौमी असम्बली के इजलास के इनेकाद के लिए कोई मुनासिब जगह दस्तयाब नहीं होगी। लिहाजा आइन के आर्टिकल 54 की शक्ल 3 के तहत मुझे अता करदा अख्तियारात को बरकार लाते हुए मैं कौमी असम्बली का इजलास पहली दस्तयाब तारीख़ यानी 25 मार्च को तलब करता हूँ। और ख्याल रहे कि मुश्तरका अपोजिशन ने 8 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के साथ ही कौमी असम्बली के इजलास की रिक्वेजिशन भी जमा कराई थी। तो ये सारी चीज़ें लिहाजा आइनी ज़ाब्ता कार अब ये बहुत अहम दिन है जनाब अली, और क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। अपोजिशन का इजलास भी बैठ चुका है और फर्दर इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और लॉयर हैं आप हैदर वही साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज का दिन बहुत ख़ास है और फिर उसके बाद क्या होने वाला है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? माशाल्लाह आप तो इसके ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं, अबूर हासिल है, तो ज़रा हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। आई थिंक सेशन तो अभी शुरू हुआ है और आज पेश होगी अदम एतमाद की जो रेजोल्यूशन और उस पर डेट का तयन किया जाएगा कि अब ये डेट जो कि आज से 3 दिन तक नहीं हो सकती और आज से 7 दिन बाद भी नहीं हो सकती, तो इस तीसरे और 7वें दिन के दरमियान जो दिन है उनमें से एक का इंतखाब किया जाएगा। तो मोस्ट लाइकली पहली तारीख को, दूसरी तारीख को इस तरह से शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी। जाहिर है कि अब इसमें स्पीकर साहब जो है उनकी एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री कुछ बताती है कि शायद मामला इतने स्ट्रेट एंड नैरो और इतने कॉन्स्टिट्यूशनल शायद हो या ना हो। मैं कबल अज़ वक्त कोई तनकीद नुमा बात नहीं करना चाहता, पर जिस तरह से अभी तक डेडलाइंस की पासदारी की गई है वो मुझे लगता है कि कुछ इम्कान ये भी है कि इस डेडलाइन के हम आगे की बात ना कहें। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट उनका और ऑब्लिगेशन यही है कि 7 दिन के अंदर और 3 दिन के बाद उन्होंने इस वोट के जो है इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग जो है वो रखनी है। अच्छा, ठीक है। तो अब अभी जो आज इजलास बैठा उसके बाद फिर फर्दर इसके बाद क्या आपको लगता है कि क्या तब्दीली आएगी? क्या जो ये चाह रहे हैं वो कुछ होगा या नहीं होगा? आपका अपना मन क्या कहता है इस हवाले से, आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात अभी तक तो जो है 2 तरह से टर्न होती नजर आ रही है। लीगली के जो पीटीआई के अरकान हैं, अगर तो वो कास्ट करते हैं जो वोट, वो काउंट स्पीकर करेंगे या नहीं करेंगे, ये इख्तियार उनका है नहीं बहरहाल कि वो काउंट ना करें। उस सूरत में उनकी जो स्पीकर्स रूलिंग है जो आमतौर पे जस्टिसेबल नहीं होती, यानी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वो अपने जुमरे से तजावज करके वोट को काउंट नहीं करेंगे तो फिर वो आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी करेंगे और जो उनका जुमरा है जो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, कोड ऑफ कॉन्डक्ट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर तक महदूद है, उससे तजावज करते हुए अगर उन्होंने कोई रूलिंग दी तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज भी मोस्ट लाइकली जरूर होगी। और इसी बुनियाद पे होगी कि आर्टिकल 95 सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो है इख्तियार देता है कि वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ले सकें, चाहे वो ट्रेजरी बेंच से हो या रूलिंग पार्टी से हो या ना हो। और ये भी नुकता फिर उठाया जाएगा कि जो आर्टिकल 63A1 में जो है दर्ज है प्रोसीजर रीसीट करने का, अगर एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं तो फिर आपका पार्टी एक्ट शो कॉज देके और आगे फिर डीसीपी की नोटिफिकेशन के जरिए से आपको डिसीट किया जा सकता है, जिसके मायने ये हैं कि आप अपनी सीट इस असेंबली में खो बैठेंगे लेकिन आइंदा के इलेक्शन से बाहर नहीं होंगे, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, डिसीट होंगे। और वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि अपील किया जा सकता है तो वो जुमरा स्पीकर की रूलिंग का नहीं है। तो एक तो लीगल इशू है ये वाला कि जो वोटर हैं पीटीआई के एमपीज, अगर तो वो खिलाफ इमरान खान के नो कॉन्फिडेंस को वोट दे देते हैं तो वोट काउंट होगा या नहीं। और सियासी तौर पे जाहिर है ये एलाइज की गेम है कि पीएमएलक्यू और एमक्यूएम और बाप और जीडीए, हम सुनते आते हैं कि अभी अनाउंसमेंट आ रही है, कल फिर लग रहा था कि हो गए मामला, कुछ जराए कह रहे थे मामला एमक्यूएम को तय हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट एलाइज की तरफ से नहीं हुई है। और खासकर अगर ये काउंट नहीं होते वोट पीटीआई के लोगों के डिफेक्शन क्लॉज की वजह से, जो मेरा नहीं ख्याल आईनी सिचुएशन है कि काउंट नहीं होने चाहिए, अकाउंट मेरे ख्याल से तो होने चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होते तो फिर एलाइज की अहमियत और बढ़ जाएगी और ये सियासी पस मंजर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ज्यादा दिन रह भी नहीं गए, कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट्स अब आना होंगे। जी
अच्छा, ये मुझे बताएगा, मैंने ये भी सुना है कि किसी की आज किसी MNA की फातिहा खानी होती हुई, तो क्या इजलास जारी रहेगा, ऐसा कुछ सुनने में आया आपको? देखिए, ये तो अब स्पीकर की रूलिंग इस पे आएगी, देखते हैं कि क्या आती है। एक MNA की अगर आप जो बता रहे हैं मेरे लिए भी खबर है। आपको क्या लगता है, होगा नहीं होगा ये? आपको क्या लगता है फातिहा खानी के हवाले से MNA की, क्योंकि गर्दिश में है? देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की के रास्ते में ये बात आ सकती है, अल्लाह उनकी मगफरत करे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो स्पीकर की है आइन में, वो उनको फिर भी पूरी करनी है। चलें, ठीक। आप मेरे साथ, अभी आपको जरदारी साहब का एक शॉर्ट हम सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे देखें क्या कह रहे हैं और क्या हुआ क्या है। के लिए 18वीं तरमीम तक आपने काविशें की, क्या इसका तस्वुर है कोई ऐसा? बेटा, तस्वुर का सवाल नहीं है, एलाइज भी तो मिल सकते हैं ना, और एलाइज बना सकते हैं। सर, सारे लोगों की नजरें आप पर हैं, आप इससे पहले भी ये तजर्बा कर चुके हैं, कितने फीसद कॉन्फिडेंट हैं आप? इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो 100%। अगर आज आप इजाजत ना दी स्पीकर ने तारीख पेश करने की, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपके साथ मिलके और हंगामा करेंगे। सर, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें इससे फायदा उठा सकती हैं, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है? उसके लिए हिकमत अमली एक ही है कि अगर इतना शौक है किसी को तो हाथ संभाल ले। जरदारी साहब, हुकूमत की तरफ से दावा दिया जा रहा है, आप दावत दे रहे हैं। मैं दावत आपको। अच्छा, ये बताएं क्या तवक्कुआत है आज आपको? हम समझते हैं कि आज हमारा फतह का दिन है, और 3 साल की मेहनत के बाद आज जो ऑर्डर ऑफ द डे है उस पर अदम एतमाद का मोशन नज़र आ रहा है, और आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, शिकस्त सिलेक्टेड की होगी। हर जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। अगर ये हम अपना मेहनत कर रहे हैं, और अब साफ नजर आ रहा है कि इमरान ने अपना करारदाद पेश कराएंगे आज, स्पीकर की जानिब से क्या हो सकता है? अगर टेकअप ना हुआ तो फिर आप देखिए ना, फिर हम कैसे मैनेज। अच्छा, वही साहब, हैदर भाई, हम यहाँ देख रहे हैं कि अपोजिशन बड़ी एतमाद है, और 100% जी दोनों को, जरदारी साहब को भी है, बिलावल साहब को भी है, पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहते हैं कि फतह होगी, तो आपके ख्याल में ये फतह होगी या फातिह होगी? लेकिन मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि ये 2 पहलू इसमें आम हैं। एक तो PTI के अपने अरकान कि कोई कानूनी बंदिश ना हो उनके रास्ते में, होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये नुक्ते उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी सामने हैं। तो एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है, और दूसरा एलाइज सियासी तौर पे जो है वो किस तरफ जाते हैं। रुझान उनका बिल्कुल ऑपोजिशन की तरफ नजर आता है, लेकिन जब तक के अनाउंसमेंट ना हो तो वजीर आजम का हाथ होता है देने वाला, और एंड तक ज्यादा देने की कुव्वत जो है वो वजीर आजम के हाथ में फिर भी होती है। अभी तक उन्होंने उस हाथ का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आए, तो अब तक तो मैं बिल्कुल समझूंगा कि ऑपोजिशन का बदला भारी है, लेकिन ये बात जो है तो कभी भी बदल भी सकती है, लेकिन खान साहब के लिए अब देर होती जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास अभी एक सरप्राइज है। एनी आइडिया अबाउट कि क्या सरप्राइज है? कुछ इतलात हैं आपके पास ऐसी कोई? इतलात तो क्या, बस ये है कि आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे एक इख्तियार उनको हासिल है, कुछ तैनाती के हवाले से लोग बात करते हैं। अब उसके लिए या तो क्या देर हो गई है, या ऐसा कदम जो कभी उठाया नहीं गया वो उठा सकते हैं या नहीं, ये कबलज वक्त है। अभी इस तरह की बात वाज़े तौर पे तो उनकी तरफ से नहीं आई है, बट अगर ट्रम्प कार्ड हम देखें तो पाकिस्तान की सियासत में उसको ट्रम्प कार्ड समझा जरूर जा सकता है, जो सारे मामला को जो है उलट कर देगा या करने की एटलीस्ट कैपेसिटी रखता है। तो मुझे नहीं पता कि उसका एक्सरसाइज खान साहब के बस में है अब या नहीं है, एक्चुअली और प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। ये क्या साराइयां ही हैं, लेकिन ट्रम्प कार्ड एक्चुअली क्या है, लोगों की नजर जो है वो जरूर इस मौजू पे है, और स्पेकुलेशन चलती है, बट अब पता चलेगा। ये सरप्राइज की जो बात करते हैं तो क्या है ऐसी सरप्राइज जो चीजों को का रुख बदल सकता है। रुख बदलने की ताकत तो एक इसी चीज में है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। अब खुदा जाने के एक्चुअली बात क्या है। अगरचे कामयाब हो जाती है अपोजिशन अपने मिशन में, तो क्या होगा आगे? आपको क्या लगा, अवाम आगे क्या लाएमल होगा? अवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आपको दिखाई देगा?
मेरे ख्याल से आवाम की तो बिलवास्ता इसमें शिरकत है। एक्चुअल वोटिंग और मामला जो है वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनका बराह रास्त ताल्लुक है। वोटिंग नो कॉन्फिडेंस में प्रेशर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जाहिर है कि ये बात फैक्टर इन करते हैं। तो देखें इंशाअल्लाह जो है जो भी है पाकिस्तान और आइन के हक में है, बस उसी दायरे में होना चाहिए जो भी और जिसके हक में। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं। हैदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट और रखते हैं, और इनसे थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू हुई, अपनी राय का इज़हार किया उन्होंने और बताया कि अब क्या होने वाला है। अपोजिशन पर उम्मीद दिखाई दे रही है। जरदारी साहब का बयान आपने सुना, बिलावल भुट्टो का भी आपने बयान सुना, पर उम्मीद दिखाई देते कि हम जो है वो हम फातह ही हासिल करेंगे। तो अब देखते हैं कि फ़तह हासिल करते हैं या फातह हासिल कर सकते हैं। तो जनाब अली वक्फ़ा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। तो यहाँ छोटा सा लेंगे वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके साथ मौजूद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब, और हमारी टीम की अंतक मेहनत के साथ सिटी 21 की खूबसूरत स्क्रीन आपकी आंखों में समा रही है और कानों में हम जो है आपके कानों में जो है हम आप तक पहुंच रहे हैं हमारी आवाज़। और वक्त के साथ साथ हम तमाम ख़बरों को डिस्कस कर रहे थे, और ख़बरें तो खैर बहुत सारी होती हैं, कोशिश होती है कि हमारी पूरी टीम हमारी सिटी 21 आप तक वो सारी ख़बरें पहुँचाए। और जनाब अली बात करें, अगर हम अब क्योंकि वक्त बढ़ रहा है तो वक्त के साथ साथ टॉपिक्स भी बढ़ रहे हैं, और टॉपिक ये है जनाब कि गर्मियाँ नहीं होंगी तो क्या सर्दियाँ होंगी, तो जाहिर सी बात है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है काफ़ी चेंज होता नज़र आ रहा है कराची का। कहाँ हम देखते थे कि मार्च में जो है एक काफ़ी हद तक जो है वो सर्दी का असर रहता था, और जाने से पहले सर्दी बता के दोबारा जाती थी, और अब अचानक से यानी कि गर्मी से सर्दी, और अचानक जैसे हम एक कमरे से AC चल रहा हो दूसरे कमरे में गर्मी हो, तो अचानक से ये वाला माहौल हो जाना। फिर सेहत में की वजह भी हम ये देखते हैं, ना सिर्फ बल्कि हम ये भी देखते हैं कि दरख्त लगाए गए कराची शहर भर में, दरख्त लगाते रहे और मुहिम भी चलती रही दरख्तों की। ना सिर्फ बल्कि हम बात करें कराची शहर में, हम देखते हैं कि इसकी बड़ी वजह जाके कराची में शहर में दरख्तों की कमी, क्योंकि माहौलियाती आलूदियों से छुटकारा पाने का एक ज़रिया शजरकारी है। दरख्त और पौधे फ़िज़ाई आलूदियों के दुश्मन होते हैं। शजरकारी और ये पेड़ पौधे लगाने से मुल्क माशरे में खूबसूरती भी एक तो आती है, माहौल खुशगवार नज़र आता है, बीमारियों से छुटकारा नज़र आता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कराची में एक बड़ी बेरौनकी सी हमें नज़र आ रही है। कंक्रीट का जंगल हमें दिखाई दे रहा है, और गर्मी का पता ना सर्दी का पता होता है, धूप ही धूप लग रही होती है। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से मौसमियाती तब्दीली हम देखते हैं, जिसकी एक अंसर दरख्तों की कटाई के नए से भी देख रहे हैं कि जहाँ हमें कोई पुल बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, वहाँ से हम दरख्तों को उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि कराची में सबसे ज़्यादा दरख्त जो है कराची ज़ू में जो सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़ास जगह देखी जाए, कराची ज़ू में जो है सबसे ज़्यादा दरख्त पुराने दरख्त लगे हुए हैं गोरों के ज़माने के, लेकिन अभी तक वो शुक्र है कि महफूज हैं, क्योंकि शायद उसके ऊपर से कोई फ्लाईओवर का नहीं गुजरना, या शायद ना कोई बिल्डिंग की तामीर नहीं होनी, मैं समझता हूँ। लेकिन एक तरफ दूसरी मुहिम भी देखते हैं कि वफाक भी बहुत काम कर रही है। हम लियारी एक्सप्रेस-वे के तरफ में देखा जाए तो उसको पक्का करके, उस नाले को पक्का करके उस पर शजरकारी का मुहिम का आगाज़ भी एक तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बड़ा काम हुआ कराची में, बेतहाशा दरख्त लगाए गए, पौधे लगाए गए, और समाजी वेबसाइट्स के ऊपर आज भी उस वक्त भी बड़ा इसके ऊपर कि आप पौधा लगाएँ, दरख्त लगाएँ, ताकि हरी भरा हो और सेहत बख्श माशरा बन सके। लेकिन अफसोस के साथ हम एक काम करता है और अगली हुकूमत या अगला पर्सन जो भी आ जाता है मुंतखब होके शहर महर कराची की हैसियत हो, ये तो हम देखते हैं फिर वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते। तख्ती उनके नाम की ज़रूरत होती है, उस नाम के बाद फिर दूसरे नाम की तख्ती लग जाती है, बजाय इसके कि हम देखें कि दूसरे को फोकस किया जाए, ना कि उस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए, उसको मज़ीद चार चांद लगाया जाए कि यार उन्होंने ये काम किया तो आया मैं क्या काम करूँ। जैसे हम क्लास में होते हैं या घर में होते हैं तो एक भाई की, एक वालदा की सोच या बाप की सोच, एक बेटी की सोच होती है, अपने घर को सजा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। इसी तरह ये कराची शहर सूबा पाकिस्तान भी हमारा ही है और यही घर की मानंद रखता है। तो ये सब कुछ हम बात करेंगे, सूरत हाल क्यों चेंज हो रही है। 2 सालों में कोविड आया, पूरी दुनिया रुक गई, और हम ये सब चीज़ें तो आया कि क्या इसका असर है, क्या सियासी असर नज़र आ रहा है, क्या वाकई तब्दीली है मौसम की या वाकई दरख्तों की कमी है। इस हवाले से जानेंगे डिटेल में। डॉक्टर वक़ार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटल हैसियत रखते हैं, इनकी ग्रिप है, इनका काफ़ी ज़्यादा, इनसे जानेंगे जी। खैर मकदम करेंगे वक़ार साहब को। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं, ठीक हैं?
वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। नहीं, आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ये सब बातें यकीनन आप सुन रहे होंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आया कि सियासी तब्दीलियाँ हैं या वाकई क्या 2 साल जो कोविड का एरा गुजरा उसमें एक ओजोन लेयर का तब्दील होना कहें या क्या कहेंगे उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये इतनी फ़र्क आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। दुनिया भर में ये मौसमियाती तब्दीलियां जो है वो रूनुमा हो रही हैं, और उसकी वजह से जो है वो दुनिया भर में एक तो ये कि दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, गर्मी में की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली साल ब साल जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है या पूरी दुनिया में एक यकसा 1 डिग्री का इजाफा हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये दरअसल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और एक गैर यकीनी और अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन के ऊपर जो है वो मुहित है। यानी ये जो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन है वो एकदम गर्मी का बढ़ जाना या एकदम सर्दी का बढ़ जाना, टेम्परेचर का एकदम बढ़ना और एकदम कम होना, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं दरअसल ये इससे रिलेटेड हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो इस शक्ल में जो है वो रूनुमा हो रहा है। अब देखिए कि गुज़िश्ता कुछ सालों से आप हीट वेव का नाम सुन रहे हैं, पहले कभी हमने हीट वेव का नाम भी नहीं सुना था। बिल्कुल हाँ, नहीं सुना वाकई। कोल्ड वेव आने लगी, तो ये हीट वेव और कोल्ड वेव ये जो आ रही हैं, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, इसी तरह से फिर बारिशों का निज़ाम तब्दील हो रहा है। जहाँ बारिशें ज्यादा होती थी वहाँ कम हो रही हैं, या जहाँ कम होती थी वहाँ ज्यादा हो रही हैं। तो ये एक निज़ाम, इसको क्लाइमेट चेंज इसी को कह रहे हैं कि यही एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है। या बार दफा बेमौसम की बारिश हो जाना, वो भी नुकसानदेह है, वो भी फसलों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह, कि जिस मौसम में होनी चाहिए बारिश उसमें नहीं हो रही, और जब नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही है बारिश, तो वो एक समझ लीजिए किसानों को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। सही कह रहे हैं, के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसानों की मुश्किल आ रही है। तो ये क्या, अच्छा अब हम बात करनी है तो वो सारी चीज़ें जो कि हम सतही भी है और बड़ी गहरी, दरख्त का ना लगना, अब जाहिर सी बात है हर चीज़ के मिलाप से कोई ना कोई चीज़ तैयार हो जाती है, जाहिर सी बात है, हम ये भी देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जितनी शजरकारी हुई उसके बाद हमें नहीं दिखाई गई, फिर वेबसाइट पे बड़ी गहमा गहमी हुई जी दरख्त लगाओ, मुल्क संवारो और ये सब चीज़ें हरा भरा करें और दरख्त लगाएं, पौधा लगाएं, और अब वो हम लगाएं, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट से मुकाबला करने के लिए हमें जिस स्ट्रेटेजी की जरूरत है, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। ठीक, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है दुनिया भर में। ये प्लानिंग होती है किस तरह से हम बदलते मौसम के हिसाब से अपने आप को जो है वो तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से, और उसमें जो है वो सारे फहरिस्त जो इक़दाम आते हैं वो यही है कि हम जो है शजरकारी करें, दरख्त लगाएं, और उसको जो है हम किस तरीके से जो है वो यानी इस काम को कर सकते हैं। यानी हम देखें माजी में कराची में बहुत दरख्त लगे, आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी भी जो है वो लगाए जाने चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार लोग करते हैं कि सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, लेकिन मेरे ये ख्याल है कि ये तो होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे इदारे हैं जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या महकमा बागात हैं KMC के, ये इन इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, इनको हमें मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो कंक्रीट होता है, वो उसके प्लानिंग के साथ होता है, उसका बैकअप है, उसके पानी की जो है वो और उसकी हिफाजत की जो है वो जिम्मेदारियां जो है वो ये इदारे निभाते हैं, उठाते हैं जिम्मेदारी, और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग, ये जो इक़दाम होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो इदारे हैं जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनका जैसे सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनका सोशल फॉरेस्ट्री का डिवीज़न है, इसी तरीके से महकमा बागात है KMC का, और ये जो है इनको इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनकी स्ट्रेंथनिंग और एनवायरनमेंट के मुताबिक ज़्यादा सूटेबल पौधे लगाए जाएं, जो जिस जगह के माहौल के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हर पौधा हर जगह लगना जो है वो मुनासिब नहीं होता।
वो फिर उसके ज़मीन के हिसाब से फिर पौधे होंगे यकीनन। जिस इलाके के नेटिव पौधे हैं, वहाँ के नेटिव जो ट्रीज हैं, उन्हीं को प्लांटेशन होनी चाहिए, वही वहाँ के माहौल के लिए बेहतर होते हैं। हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं पंजाब में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, वहाँ बागात के डिपार्टमेंट्स हैं, KPK में भी हैं, लेकिन आया है कि सिंध में मतलब हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि एक नामी गिरामी जो है बैरिया टाउन अगर हम देखें, बंजर ज़मीन को उसने हरा भरा कर दिया, पहाड़ों को हरा भरा कर दिया। तो जब यहाँ वो काम हो सकते हैं तो सिंध गवर्नमेंट के पास भी बजट होता है, तो इनके पास भी सारे डिपार्टमेंट हैं, गाड़ियाँ हैं, पानी है। पानी की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता इसमें ज़्यादातर हमें सियासी और लोगों पर डाल दिया जाए कि आप ही कर तो रहे, चलें आप ही ठीक है? हाँ, ये थोड़ी मसले मसाइल हैं, इदारा जाती मसाइल जो है वो, और हुकूमत की तरजीहात के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए बदकिस्मती से आप ये देखें, कराची शहर जो है वो तकरीबन 3 करोड़ की आबादी, 3 करोड़ से ऊपर की अब हो चुकी है इसकी आबादी, और इस शहर में कोई प्लानिंग हमें नजर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। और शहर के अंदर जो है वो पार्क्स हैं, जो ग्रीन बेल्ट हैं, वो उनको हरा भरा नहीं कर सके हम, तो बाकी शहर को क्या हरा भरा। पानी भी है, हाइड्रेंट पड़ोस में लगा हुआ है, हम और आप जैसे लोग घर के पौधों में गमलों में पानी डाल सकते हैं, तो ये तो हुकूमत को भी चाहिए ना, सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फोकस करें ना। जी, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि पानी की कमी जो है वो तो एक अलग मसला है, वो तो पूरी एक अलग बहस है। हाँ। कि बड़ी आबादी को कितना पानी मिल रहा है और उसमें से भी कितना पानी जो है हाइड्रेंट में पानी आ रहा है, घर में पानी नहीं आ रहा। अभी देखें टैंकर में आ जाता है, नल में नहीं आता, नल में नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग बहस है ना। लेकिन आप देखिए कि इसकी भी प्लानिंग हम अगर शजरकारी यानी दरख्तों को पानी देने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। उसमें 2-3 तरीके हो सकते हैं कि एक तो ये कि आप जो सहराई पौधे हैं, जो इस इलाके के हमारे जनूबी सिंध के या बलूचिस्तान के जो पौधे हैं नेटिव, वो कम पानी में या बगैर पानी के ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, कम से कम पानी में ग्रो। जैसे मुस्तफा कमाल के दौर में जो दरख्त लगाए गए वो कम पानी में चल जाते हैं, वो अपनी जगह खुद बना के पानी ले लेता है कहीं ना कहीं से, ऐसे। जी, दूसरी चीज ये है कि आप जो है वो वेस्ट वाटर जो है कराची में रोजाना जो है वो 550 मिलियन गैलन वेस्ट वाटर जो है वो डेली समुद्र में जा रहा है। हाँ, दुनिया तो उसको मेंटेन करके वो करके रिफाइन करके कर लेती है, यूज कर लेती है। जी बिल्कुल, वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के समुद्र को आलूदा कर रहा है। तो अगर हम उसको ट्रीट कर लें, उसकी सफाई कर लें, और उसकी ट्रीटमेंट के बड़े आसान तरीके हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकती है बहुत कम पैसों में, बहुत कम यानी उसमें अखराजात में, रनिंग कॉस्ट में जो है वो कम से कम रनिंग कॉस्ट में वो जो है ट्रीटमेंट हो सकती है उसकी। और उसको हम जो है वो मुख्तलिफ जितने पार्क हैं हमारे, जहाँ पर हमारी जो है ग्रीन बेल्ट हैं, जो हमारी ओपन एरियाज हैं, खुले इलाके हैं, वहां पर हम उसको जो है वो पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 550 मिलियन गैलन आप अंदाजा करें, बहुत बड़ी मिकदार होती है पानी की, और इससे जो है वो अच्छा खासा जो है वो आप पानी को जो है अच्छे खासे इलाके को सैराब कर सकते हैं। तो कराची शहर की हरियाली के लिए ये बहुत जरूरी है कि अब हमें इस तरफ आना पड़ेगा, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट की तरफ। और आप ये देखिए कि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के जो बड़े मंसूबे जैसे S3 प्रोजेक्ट वगैरह, वो तो खटाई का शिकार हो गया, पता नहीं अब कब उस पर काम होगा। गुज़िश्ता 14-15 साल से हम सिर्फ नाम सुन रहे हैं उनका, और उनकी फिजिबिलिटी जो बनी थी वो कई गुना 4 गुना उसमें इजाफा हो चुका है उसकी कॉस्ट में। जो उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट बनी थी 14-15 साल पहले, उसमें भी अब जो है वो कई गुना जो है वो इजाफा हो चुका है उसकी कॉस्ट में। तो वो अब हमें इस तरफ जाना होगा कि हम छोटे छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स जो पार्क हैं उनमें लगा दें, वहीं से वेस्ट वाटर लिया, उसको ट्रीट किया और वहीं उसी पार्क को दे दिया। तो ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये बनाना भी आसान है, इसको मैनेज करना भी आसान है। और जो पार्कों पे जो है वो स्टाफ तो मौजूद है, अमला मौजूद है, उन्हीं को हम ट्रेन करके उन्हीं से जो है वो नहीं सर, हमला तो इसका भी है। मैं तो देख रहा हूँ कि ये ग्रीन बेल्ट की बात करें या सड़कों पे जितने पौधे लगाए जाते थे मुस्तफा कमाल के दौर में भी, मैं देखा पानी के टैंकर से जो बाहर से इंपोर्ट किए गए थे बड़े स्पेशल किस्म के, और वो पानी दे रहे हैं। उसमें बंदे की जरूरत नहीं, सिर्फ ड्राइवर है और बस वो बटन दबाता है, जैसे दुनिया भर में होता है। सारे काम हो सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते ना, बात ये। तो अब ये तो अब हुकूमती सतह पर हम देखते हैं तो छोड़ें, ये तो हम कह के थक ही चुके हैं, और हम भी बोल चुके, आप भी बोल चुके। अवामी एतबार से क्या राय देना चाहेंगे? हम खुद कुछ कर लेते हैं, मैं समझ रहा हूँ, हम तो टैक्स भी दे रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, अपनी हिफाजत भी खुद कर लेते हैं, तालीम भी खुद कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 पैसे अच्छे हैं तो हम भी तालीम अच्छी कर लेते हैं, घर के बाहर ही पौधा लगा लें, क्या करें हम? मतलब खुद बताएं आप। हाँ, हम देखिए 2 चीजें हैं इसमें। आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि लोगों को भी ये चाहिए कि अपने घरों के अतराफ में, अपने घर के बाहर तो कम से कम दरख्त लगा सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं।
दरख्त आपको जो है वो साया भी देगा, ठंडक भी देगा। आप एयर कंडीशन लगाते हैं ना घर में, जी 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 घर के अंदर, तो एयर कंडीशन जो लगाते हैं तो वो उसकी तो मेंटेनेंस भी चाहिए होती है और वो बिल भी बहुत आता है। दरख्त तो आपसे बिल भी नहीं लेगा, और दरख्त आपको जो है ठंडक भी देगा और आपका माहौल भी बेहतर हो जाएगा। परिंदे भी आएंगे, अच्छी आवाज, आपको एक बेहतर माहौल मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है वो हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और सिविल सोसाइटी का जो रोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे शहर में जितना टैक्स हम देते हैं, कराची शहर के शहरी जितना टैक्स पे करते हैं, पूरा पाकिस्तान उससे चल रहा है, तो हमारे कुछ इदारों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो जो पैसे लेते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो क्या हो रहा है, कितने पैसे इनको दे रहे हैं, कितना काम वो कर रहे हैं, और अगर पैसे नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रही हुकूमत, क्यों फंड नहीं दे रही कराची को। ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी की आवाज उठाएं कि हमारे हकूक जो हैं, हम इतना जो टैक्स दे रहे हैं, कराची पूरा पाकिस्तान चला रहा है, कराची शहर बकौल वफाक के सिंध गवर्नमेंट को बजट तो मिलता है, लेकिन आया कि दूसरी हुकूमतें लगाती हुई नजर आती, लेकिन सिंध गवर्नमेंट लगाती नजर नहीं आती। अहम बात यह है कि कराची शहर में जो है वो कितने पैसे लग रहे हैं, यहाँ पर कितने फंड यहाँ पर नीचे ट्रिकल डाउन हो रहे हैं जी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि देखिए कराची शहर जो है वो कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है, बिल्कुल बिल्डिंग के बेतहाशा बनती चली जा रही है, अनप्लैंड। और आप यकीन करें कि कराची शहर जो है ना वो फॉल्ट लाइन के बहुत करीब है, यानी किसी भी वक्त यहाँ पर जलजला आ सकता है। अच्छा। और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी कैफियत हुई तो आप सोचिए कि क्या हाल होगा यहाँ का। इतनी बड़ी आबादी है और इतनी गुंजान आबादी है, ऐसी बिल्डिंग है गुंजान आबाद। तो आप देखिए कि वो इलाके जो पहले अच्छे खुले और खूबसूरत इलाके हुआ करते थे, अब आप बिल्डिंगों के जंगल बन गए। आप नौसाबाद को देख लें, आप सोसाइटी को देख लें, तीसरे फेज को देख लें, और आप जो है दीगर इलाकों को देख लें, तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक चीज़ मुझे बताएं कि हम एक तरफ तो हम ये भी देखते हैं कि शजरकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हरियाली पौधे लगाएं, सेहत के लिए, माहौल के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने जैसे बात की कराची जो है कंक्रीट, वाकई नो डाउट जहाँ दिल करता है बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। एक लॉ एंड ऑर्डर्स थे कि जी ये घरों के लिए ज़मीन बनाई गई तो यहाँ बिल्डिंगें ना बनाई जाएं, अपने आप मदद के तहत बना दी जाती हैं। हम देखते हैं दुबई में भी देखें, हम दुनिया भर में और जगह भी देखें जहाँ से बिल्डिंगें, तो वहाँ के माहौल पर भी क्या फ़र्क पड़ता होगा जिस तरह यहाँ पड़ रहा है, या उनकी अपनी प्लानिंग होती हैं? देखिए आपने क्या दुबई की मिसाल दी आपने? जैसे मैं दुबई की हम बात कर लें, वहाँ मैंने तो सिर्फ बिल्डिंग ही देखी है, और या अगर हम यूरोप साइड की बात करें या दीगर या उन जगहों पे जहाँ सिर्फ बिल्डिंग है, तो वहाँ पे भी क्या हुकूमत कुछ करती है कि बारिश करवाती है या क्या करते हैं, वहाँ के माहौल को कैसे एडजस्ट करते हैं वो? अच्छा देखिए, दुबई वगैरह की मिसाल ले लें या दीगर आपका ममालिक की मिसाल ले लें, तो वहाँ पर एक चीज़ें प्लानिंग के तहत होती है। अगर बिल्डिंगें भी बन रही हैं, बड़ी बिल्डिंगें भी बन, तो वहाँ बिल्डिंगों के दरमियान में कुछ फासला भी होता है। जी, हरियाली नजर आएगी, ड्रिप इरिगेशन से पूरे दुबई में पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये वहाँ पर फंड भी बहुत है, जाहिर बात है कि आप उस चीज को भी आप उस तरह से मुआवजा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो हुकूमत के पास जो बजट है वो बहुत जबरदस्त, यानी उनके पास पैसा है तो वो बजट मिलता है तो लगाते भी है ना, वो बात ये है सिंसियरिटी के साथ। हाँ, यही बात है कि वो लगाते भी हैं, वो खर्च भी करते हैं, और वहाँ ईमानदारी से भी वो खर्च करते हैं। कतर दुबई में कितनी गर्मी होती है, इस लेवल की होती है कि पौधे सुबह लगाते हैं, शाम तक वो जल जाते हैं। जब गर्मियों में हम देखा है, मैंने अपनी आंखों देखा हाल है दोहा में, कि वहाँ जब पौधे सुबह फूल वाले लगते हैं और वो तो शाम तक नए पौधे लगा दिए जाते हैं। सोचिए आप। देखिए वो सारी चीजें प्लानिंग के तहत होती हैं। वहाँ आप अगर पौधे जहाँ गर्मी ज्यादा है तो वहाँ उसी के हिसाब से वहाँ के नेटिव पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। हाँ। तो उनकी देखभाल की जाती है, उनकी पानी दी जाता है, उनको आप इरिगेशन सिस्टम सेट करते हैं, कोई ड्रिप इरिगेशन या जो भी है। तो ये सब चीजें जरूरी है कराची शहर में, जिस तरह से आबादी बढ़ती चली जा रही है, और उसी हिसाब से जो है वो आप ये देखिए कि ये बहुत जरूरी है कि हम प्लानिंग करें और अच्छी प्लानिंग करें, और फिर उसको जो है वो उस मंसूबों पर अमली जामा पहनाया जाए। और इस बात की बहुत जरूरत है कि हमारे यहाँ जो है वो लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाए। देखिए हम ये तो बात करते हैं ना कि सेहत का ख्याल रखना तो अस्पताल बना दें, लेकिन अगर अच्छा माहौल पैदा करने जिसमें लोग बीमार ना हो या बहुत बीमारियां कम हो जाएं जिसमें, तो ये भी तो सेहत की प्लानिंग है ना। बिल्कुल। आप ऐसे जो है वो सेहत शहर के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दें
तो आप ये देखिए कि माजी में जो हमने देखे कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो इक़दाम किए थे, अब वो चीजें कंटिन्यू नहीं है। आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की, इसी तरह नेमतुल्लाह खान साहब ने जो है वो, या माजी में दीगर जो मेयर आए उन्होंने जो काम किए, तो वो जो चीजें वो कंटिन्यू नहीं हो रही शहर में। इस वक्त आप ये देखते हैं कि शहर में जो है वो अफरा तफरी का माहौल है, मनसूबाबंदी नहीं, प्लानिंग नहीं है, और कोई भी जो है वो शहर में जो है वो यानी लोगों के लिए जो है वो बेहतर माहौल पैदा करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। वेस्ट वाटर समंदर में जा रहा है, वो समंदर को आलूदा कर रहा है। एक समंदर है हमारे पास जहाँ लोग तफरी के लिए चले जाते हैं, वो भी आलूदा हो रहा है, वो भी आलूदा तेजी से वहाँ पर वेस्ट वाटर जा रहा है सारा। सॉलिड वेस्ट का कोई निजाम नहीं है, प्रॉपर निजाम नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप माहौलियात पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सॉलिड वेस्ट जो है, जो हमारा कूड़ा करकट है, जो हमारे लिए एक वबाले जान बना हुआ है और जिसकी मैनेजमेंट पे हुकूमत जो है अरबों रुपए खर्च कर रही है सालाना, ये दरअसल एक एसेट है। कचरे से दुनिया भर में करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर एक एक शहर से कमाए जाते हैं। हाँ, कुछ गाड़ी कराची शहर में नजर आती है, सो व्हाइट कलर की, जो इन्वायरमेंटल के लिए हमारे समय सुने चाइना जाता है, मैंने सुना ये बात। जी हाँ, तो जिस चीज पे हम अखराजात कर रहे हैं, जिस चीज में हम अरबों रुपए का बजट लगा रहे हैं, उस चीज से तो हम कमा सकते हैं अरबों रुपए। हम रोजाना के कराची शहर रोजाना जो है वो लगभग 20,000 टन के ऊपर का कुछ कचरा डेली बेसिस पे जनरेट करता है। तो वो जो कचरा हम जनरेट करते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे हम जो है बहुत सारे हम जो है वो चीजें बना सकते हैं, कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा आप यकीन करें, शहर पूरा इसी कचरे से ही आप जो है वो ठीक ठाक बजट अपना यहाँ से ले सकते हैं, और शजरकारी में हम यूज कर सकते हैं, मजीद अगर जगह कमी पड़ सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम की बड़ी किल्लत है, वरना मजीद आपसे बातचीत आ रहा था। जनाब ने डॉक्टर वक़ार अहमद हमारे साथ मौजूद थे, एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ, जो कि अपनी राय का इज़हार कर रहे थे कि हमें बस ज़रूरत है, बजट तो मिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आया कि अमल पैरा क्यों नहीं होता। यही कराची है, यही एक बड़ा बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि शहर से बाहर तैयार हुआ, बिल्कुल मैदान, वहाँ पौधे लगाए गए, इवन के पहाड़ों पे हरियाली कर दी गई। एक जगह ये भी नज़र आती है। तो जब जब इस ज़मीन पे सब कुछ हो सकता है, और पानी की भी मैं समझता हूँ किल्लत तो नहीं है। अगर हम कहें कि पानी की किल्लत है, तो पानी तो है, हाइड्रेंट यानी वो बात है कि टैंकों में आ रहा है लेकिन नलकों में नहीं आ रहा। तो अगर आप ये बात कहेंगे कि हमारे पास पानी नहीं है शजरकारी के लिए, तो हम दूसरे देखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने पौधे भी लगाए, कराची में बहुत सारे काम हुए। तो पौधे तो हर जगह लग सकते हैं, लगाने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। पंजाब में भी हम देखते हैं बड़ा हरियाली है और दरख्त है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, बागात का डिपार्टमेंट भी है, पानी देता हुआ नज़र आता है, पौधे लगाते दिखा देता है। तो जब सब कुछ हो सकता है तो फिर क्यों नहीं हो रहा। तो खैर सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद माहौल, बड़ा सेहतमंद माहौल होना बहुत ज़रूरी है जनाब अली। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद मज़ीद आपसे बातचीत करते हैं। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग के साथ। एक मरतबा फिर खुशामदीद, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और सिटी एट 10 का सिलसिला जारी सारी है, वक्त गुजर रहा है और गुजरते गुजरते आखिरी लम्हात में हम आपके साथ, और कुछ चंद खबरें अचानक से हमारे सामने पेश आई। वैसे तो उन लोगों को पता थी जिनके सिलेंडर अभी तक CNG से नहीं उन्होंने फिल किए थे, उनके लिए तो यही था जनाब अली कि CNG स्टेशन को 3 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है और पीर की सुबह को 8 बजे सुनने में आया कि वो खुलेंगे। जनाब अली आया कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और क्या अपडेट्स हैं, क्या ये होता रहेगा और इस हफ्ते में कितनी मरतबा होगा और इससे किन किन लोगों को नुकसानात ज़्यादा उठाने पड़ रहे हैं। आया कि कौन कौन CNG पर अब तक अपनी गाड़ियाँ चला रहा है और कौन कौन अब तक जो है वो पेट्रोल पे। तो इस हवाले से जानेंगे क्या अपडेट्स हैं हमारे पास। हबीब खान अपडेट कर रहे हैं CNG पंप से बराह रास्त। जी हबीब। बिल्कुल, देखिए कराची में आज फिर जो है वो CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मअतल की गई है और हम इस वक्त एक CNG स्टेशन पर ही मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो CNG पंप को जो है वो बंद कर दिया गया है और साथ ही जो बोर्ड वाज़े कर दिया गया है कि CNG जो है वो उसकी सप्लाई बंद है। दूसरी जानिब CNG सेक्टर से जो मुत्तसिल लोग हैं उनको बड़े परेशानी का सामना है और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि तमाम तर जो पंप्स हैं वो बंद हैं। लेकिन जब ये पंप्स खुले हैं तब भी इस पंप्स की जो सूरत हाल है वो इसी किस्म का सूरत हाल का सामना है। इसकी वजूहत यही है कि जो फ़ैसला किया जा रहा है हर हफ्ते में 3 दिन की बंदिश का, उसकी वजह से जो सार्फिन हैं वो अपनी गाड़ियों को अब जो है वो मुकम्मल तौर पर पेट्रोल पर तब्दील करवाते जा रहे हैं और इसमें बड़ी तादाद जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स की जो है वो सामने आ रही है, जिनसे हम जो ये बात भी कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त 2.5 महीने की तवील बंदिश का सामना रहा और उसके बाद 15 फरवरी को जब CNG
स्टेशन खोले गए तो ये यकीन दहानी थी कि जो है वो CNG सेक्टर को मुसलसल बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखी जाएगी, लेकिन उसके बरक्स इस वक्त जो सूरत हाल है CNG सेक्टर को हर हफ्ते में मुसलसल 3 दिन के लिए जो बंद किया जा रहा है। जिस तरह आज जुम्मे की सुबह 8 बजे से बंद किया गया है और अब पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए सप्लाई बंद रखी जाएगी। तो रक्षा टैक्सी ड्राइवर्स का यही कहना है कि 3 दिन के लिए कारोबार और रोज़गार को बंद नहीं कर सकते, गाड़ियाँ पेट्रोल पर चलाने पर मजबूर हैं और बार बार CNG और पेट्रोल की जो तब्दीली होती है उससे गाड़ियों पर भी असर पड़ता है। तो इस वजह से मुकम्मल तौर पर कारोबार जो है वो पेट्रोल पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो CNG सेक्टर इस वक्त एक ज़बू हाली की शिकार है और जो एसोसिएशन है CNG की और उनके तमाम तर जो अहदेदारान है उनका यही कहना है कि हुकूमत के इक़दाम की वजह से आज CNG सेक्टर जो है वो तबाही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हबीब खान हमें अपडेट कर रहे थे CNG के हवाले से, जो यही बता रहे हैं कि रिक्शा ड्राइवर हजरात ज़्यादातर इसमें परेशानी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और मेजॉरिटी ने शिफ्ट करेंगे पेट्रोल के ऊपर ऑब्वियसली। और एक वक्त था कतारें लगती थी, रश लगता था और उसके बाद CNG स्टेशन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुल रहे थे यहाँ तक, और गैस तो थी लेकिन अब गैस कहाँ जा रही है, घरों तक तो आ रही है। और मुआहदे भी किए गए कि 2.5 महीने की बंदिश के बाद, और अब क्यों भाई बंदिश है, अब कौन सी सर्दी है, अब क्या है, तो क्या ये भी मौसम की वजूहात तो नहीं है, कहीं कहीं कोई किल्लत तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहम व करम फरमाए जनाब अली। अब चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की जानिब। स्टोरी बड़ी ख़ास है मौसम के हवाले से, मौसम बड़ा ख़ास है। जनाब अली मौसम बड़ा ख़ास है और टुडे वेदर की अपडेट हमें दे रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज जुम्मे का दिन है और जो हर जुम्मे के दिन तो वैसे हर दिन ही गर्मी होती है, कराची में तब्दीली आ रही है। माहौल भी बात करते हैं, इस हवाले से जानेंगे राबिया खान के पास क्या अपडेट है आगे और अब तक की क्या गर्मी कितनी। जी बिल्कुल, कराची वाले गर्मी के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत 40 से 41 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ठंडी हवाओं का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सूरज की तपिश के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी का ये सिलसिला 28 मार्च तक जारी रहेगा, यानी आइंदा 2 से 3 रोज़ तक दिन के औकात में कराची वालों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद 2 से 3 रोज़ के लिए महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा में कमी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री तक जाएगा। लेकिन अप्रैल के आगाज़ यानी रमज़ान के आगाज़ में कराची वालों को एक बार फिर गर्मी का सामना रहेगा और 4 मार्च तक सूरज जो है वो अपने बिल्कुल चिलचिलाती धूप के साथ पारा भी हाई रहेगा और पारा जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अप्रैल के आगाज़ में समुद्री हवाएं बंद होने के बाद गर्म और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है। और अगर शहर के मौजूदा दर्जा की अगर बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची वालों को शदीद गर्मी के लिए तैयार रहना चाहिए और इस हवाले से जो है वो माहिरीन और डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि हीट, स्ट्रोक और दीगर जो गर्मी के हवाले से बीमारियाँ उनसे जो है वो बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया खान अपडेट कर रही थी हवाले से कि क्या होने जा रहा है जब रमज़ान मुबारक का महीना आने को है और कराची वाले हो जाए तैयार क्योंकि गर्मी की शिद्दत और सूरज का पारा हो रहा है हाई और यहाँ वैसे भी महंगाई की वजह से लोगों का पारा हाई हो रहा है। तो जनाब अपना ख्याल रखें, धूप के वक्त यानी 12 से 4 अमूमन कहा जाता है कि इस तरह ख्याल रखें कि इस वक्त दिन में ना निकले, धूप की जो है वो शुआएँ ना लें तो बेहतर ही होगा। 39 और 40-41 फील करेगा, तो आज ज़रा आप ख्याल रखें, बिला वजह ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि हीट वेव और हीट स्ट्रोक जैसे एरा गुजरा था तो हीट वेव भी आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़े ख़तरनाक अंदाज में आ रही हैं, तो गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा ही हैं भाई, लेकिन अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना भी रखें ज़रूरी और औरों का भी रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि ये चीज़ तो है चलता रहेगा, सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं। तो जनाब अली आज का हमारा ये प्रोग्राम इन तमाम ख़बरों के साथ, इन तमाम अपडेट्स के साथ, हमारी पूरी टीम की अनथक मेहनत के साथ, सिटी 21 और तमाम मेम्बरान जो हमारे साथ मुंसलिक थे, आप लोग हमारे साथ मुंसलिक थे, अपनी राय का इज़हार करेंगे, कमेंट्स में भी शेयर करेंगे जब होंगे अपलोड हम यूट्यूब पर। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिर होगी मुलाकात सिटी 10 में, फिर मज़ीद ख़बरों के साथ, क्या क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अब तक क्या गुजरा और आज क्या हो रहा है सियासत में, और कल गर्मी में क्या होगा, मौसम कैसा होगा, ये भी जानेंगे और दीगर वो तमाम ख़बरें जो आप जानना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। सिटी 10 से पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।